तो लास्ट क्लास में हमने ओएसआई मॉडल को स्टार्ट किया हुआ था। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, तो देखो ओएसआई मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे नेटवर्क में दो तरह के मॉडल हैं, एक है टीसीपी आईपी मॉडल और एक दूसरा है ओएसआई मॉडल। तो जो ओएसआई मॉडल है बेसिकली इट्स अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इस मॉडल का बेसिकली मेन पर्पस था कि दो डिफरेंट वेंडर के सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेट करें। तो इस पर्पस के लिए ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया था। और ओएसआई मॉडल के अंदर बेसिकली हम एक चीज़ को समझते हैं कि हाउ योर डेटा ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अक्रॉस द नेटवर्क। यानी नेटवर्क के अंदर आपके डिवाइसेस कैसे डेटा को भेजते हैं, यानी कैसे सिस्टम से डेटा जाता है और कैसे डेटा रिसीवर उसको रिसीव करता है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस उसके साथ क्या क्या होता है उस डेटा के साथ, वो सारी चीज़ आपको ओएसआई के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और जो ओएसआई है बेसिकली इसको आईएसओ ने बनाया था 1984 में, और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना कुछ स्पेसिफिक रोल रहता है। डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो जो सबसे पहला लेयर था वो हमारा है एप्लीकेशन लेयर, दैट इज़ अ लेयर नंबर 7। ठीक है, अब जो सेंडर एंड पे जब कोई डेटा भेजा जाता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर ही यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल दिस इज लेयर नंबर 7, बट अकॉर्डिंग टू योर सेंडर साइड दिस इज द फर्स्ट लेयर। क्योंकि अगर मुझे नेटवर्क में डेटा भेजना है तो मुझे कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए। बिना एप्लीकेशन के डेटा भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे आपको व्हाट्सएप पे भेज चैटिंग करनी हो, चाहे फेसबुक पे कुछ भेजना हो, या आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, आपको फिर ब्राउजर चाहिए। अगर आपको कोई भी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है यू नीड एन एप्लीकेशन। विदाउट एप्लीकेशन यू कैन नॉट कनेक्ट विद द नेटवर्क। तो दिस अ फर्स्ट लेयर, राइट। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था एप्लीकेशन लेयर के बारे में। ये क्लोजेस्ट लेयर होता है यूजर का, और प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे HTTPS, HTTP, टेलनेट, FTP, ये सारे क्या है, नेटवर्क सर्विसेज हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे HTTP है, मैंने डिटेल में बताया था इनके प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस अ फर्स्ट लेयर। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक मिनट मैं पैन ओपन कर लेता हूँ। देखो, जो हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर है ना, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? प्रेजेंटेशन का लेयर का काम है कि जो आपका डेटा ट्रांसलेशन का काम है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? आपके डेटा की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, यानी आपका डेटा जो है वो उसको ट्रांसलेट किया जाता है, और ट्रांसलेट करने के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो मैं एग्जांपल के लिए इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि प्रेजेंटेशन लेयर का यहाँ पे काम क्या हो रहा है। मैं दोबारा एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँ कि जितनी भी लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं। हम बस हर लेयर की एक स्पेसिफिक क्या रोल क्या है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, फीचर क्या है, सिर्फ हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है उसको हम समझ रहे हैं। मान के चले कि नेटवर्क में हमारे पास एक सर्वर रखा हुआ है। इस सर्वर का नाम है वेब सर्वर। ये हमारा एक वेब सर्वर है, और ये वेब सर्वर किसका है? लेट्स से www.cisco.com का है। cisco.com की एक वेबसाइट है ये। अब आपको मालूम है कि जो भी यूजर्स इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वेबसाइट का पूरा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? आपके सर्वर पर पड़ा हुआ है। अब आपको पता है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें वहाँ पे कोडिंग करनी पड़ती है। किसी वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ कोडिंग्स यूज होती हैं, जैसे कि HTML आपने सुना होगा, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है। तो ये सारे क्या हैं? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू एक वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है, और आपका पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो एक्चुअली में कोडिंग फॉर्मेट में होता है। तो आपका जो वेबसाइट है www.cisco.com, वो क्या होगा, जो वेब सर्वर जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, इस वेबसाइट को कोड फॉर्मेट में इस सर्वर पे स्टोर करके रखा होगा। और ये सर्वर किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। और इंटरनेट पे आप भी बैठे हुए हो अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को लेके। अब जब आप यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, यानी आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हो और वहाँ पे टाइप करते हो www.google.com, सॉरी cisco.com, तो आपके सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाता है। आपके सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाता है, और आपका जो रिक्वेस्ट है उस सर्वर तक पहुंचता है। और सर्वर क्या करता है, आपको जो वेबसाइट है वो कोडिंग के फॉर्म में आपके एप्लीकेशन को दे देता है। अब आप मुझे बताइए कि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे? आप वेब ब्राउजर यूज करेंगे। वेब ब्राउजर यूज करेंगे।
अब ये वेब ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एज हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, वेब ब्राउजर हो सकता है, कोई भी एक ब्राउजर है। उस ब्राउजर पे आप जाके www.cisco.com टाइप करेंगे तो आपके इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट आपके सिस्को के सर्वर तक पहुंचता है, और सिस्को का सर्वर क्या करता है, उसके पास जो वेबसाइट कोडिंग के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है वो आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, उस कोड को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, उसको प्रेजेंटेशन लेयर को हैंड ओवर कर देती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उस कोडिंग फॉर्मेट को एक खूबसूरत सी वेबसाइट में कन्वर्ट करके आपको शो कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ब्राउजर पे जाता हूं और मैं यहां पे टाइप करता हूं www.cisco.com। ये क्या खुला मेरे सामने, एक वेबसाइट खुला। इस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो कुछ एनिमेटेड इमेजेस दिख रहे हैं आपको, कुछ टेक्स्ट दिख रहे हैं, कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, कुछ आइकन्स दिख रहे हैं। मतलब ये जो पेज आपके सामने है ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर ने कन्वर्ट करके आपको शो कराया है। क्यों कराया है, क्योंकि आप कोडिंग को थोड़ी समझ सकते हो। तो एक यूजर, एक एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, आपके डेटा को कोडिंग डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का मतलब है, देखो कोडिंग का फॉर्मेट में रिसीव किया, उसने डिकोडिंग कर दिया, और डिकोडिंग करके उसने क्या कर दिया, आपके वेबसाइट में इसको कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए कोडिंग देख रहे हैं, ये कोड, ये जो कोड है ये आपके एप्लीकेशन रिसीव किया हुआ है। आपके एप्लीकेशन ने ये पूरा का पूरा कोड उसने रिसीव किया, देख रहे हैं, ये पूरा वेबसाइट का पेज का कोड है ये, और इस वेब पेज को कन्वर्ट कर दिया है आपके खूबसूरत से वेब पेज में। इस कोड को कन्वर्ट कर दे वेब पेज में, कैसे, योर प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है आपके डेटा के फॉर्मेट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना। अगर मैं यूट्यूब एक्सेस करूंगा आई कैन सी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, अगर मैं गाना.com में जाऊंगा सो आई कैन सी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो। कौन करके दे रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आपके करेक्ट एप्लीकेशन के अंदर उस डेटा को प्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ जो रियल फॉर्मेट होती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही है, ट्रांसलेशन करना। दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर का काम है इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करना। सिक्योरिटी का पॉइंट भी ये हैंडल करता है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या, डिक्रिप्शन का मतलब क्या, देखो अब अगर डेटा अगर नेटवर्क में ऐसे ही चला जाए, अगर मैं डेटा को नेटवर्क में ऐसे ही भेज दूं इन अ क्लियर टेक्स्ट, तो कोई भी उसको रीड कर सकता है, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। आज की डेट में आप जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ HTTPS, किसी भी वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करते हो, मैक्सिमम वेबसाइट आपकी HTTPS बेस्ड होती है। वो एस का काम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, SSL इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन लेयर ये भी हैंडल करती है कि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट किया जा सके, इनक्रिप्ट करके भेजा जाए। तो सेंडर एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर उसको इनक्रिप्ट करेगा, और जो रिसीविंग एंड पे डेटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा। अगर नेटवर्क पे डेटा जा रहा है तो इनक्रिप्ट होके जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब है कि आपके डेटा को क्लियर टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, सो दैट अ थर्ड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसका रियल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चले कि मैं, परवीन और कितने लोग हैं यहाँ पे, लेट्स से लिकू, हम 3 लोग खड़े हैं। अब मुझे लिकू को कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है। अब अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो प्रवीण जी भी उस आवाज को सुन रहे होंगे, हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहे होंगे, और जो भी हमारी कम्युनिकेशन लिकू और मेरे बीच में होगी, एवरीथिंग ही कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जो प्रवीण जी हैं उसको हिंदी आती है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि हमारी इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो जाए और प्रवीण जी हमारी कम्युनिकेशन को सुन भी पाए, बट उनको कुछ समझ में ना आए। उनके लिए इंक्रिप्शन, इनकी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए। तो मैं ऐसी लैंग्वेज में यूज करूंगा, लेट्स से हम तमिल यूज कर रहे हैं, लेट्स से लिखू और हम तमिल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट परवीन कैन नॉट अंडरस्टैंड तमिल। हमारी कम्युनिकेशन भी हो गई, हमने इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर लिया, और वो हमारी सारी बातें सुन भी रहे थे, बट समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रवीण जी के लिए सारा का सारा डेटा क्या होगा, इनक्रिप्टेड। तो डेटा के लैंग्वेज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना अ थर्ड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। Encryption is a process where your clear text convert into a coding format or say cipher text. And decryption का मतलब है again your cipher text will be convert into clear text. तो जो सेंडर होगा वो डेटा को जब सेंड करेगा नेटवर्क पे तो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजेगा, और रिसीवर उस डेटा को जब रिसीव करेगा
उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो ये काम कौन हैंडल करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर विल टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, ताकि कोई भी नेटवर्क के अंदर जो डेटा जा रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए। तीसरा काम है कंप्रेस करना। अगर डेटा को कंप्रेस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसा बहुत बड़ा डेटा है, अब वो बहुत बड़ा डेटा एक बार में नेटवर्क में नहीं जा सकता, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? उस डेटा को कंप्रेस कर देगी। और डेटा कंप्रेस करने का मतलब है कि छोटा करके भेजने से डेटा फास्ट जाएगा। तो डेटा कंप्रेस, डिकम्प्रेस, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेट, कन्वर्ट योर डेटा, इनकोडिंग, डिकोडिंग। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज द फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर? ये 3 लेयर्स, ये आप गिनवा सकते हो। कोडिंग, डिकोडिंग, encryption, decryption, compress, decompress, these features provided by presentation layer. What are the protocol? SSL, TLS, these are the example of your presentation layer protocol. SSL, TLS ये प्रोटोकॉल है जो encryption, decryption प्रोवाइड करती है। SSL के बारे में आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। जब हम सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, VPN पढ़ेंगे, तब हम SSL, TLS के बारे में डिस्कस करेंगे। तो SSL, TLS वो प्रोटोकॉल है जो कि इंक्रिप्शन करते हैं, यानी आपके क्लियर टेक्स्ट को ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देते हैं कि थर्ड पर्सन उस चीज को समझ ना पाए। रियल लाइफ एग्जांपल, अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज बोथ साइड कैन अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं और लिकू जी तमिल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और प्रवीण जी हमारी बातों को सुन रहे हैं बट समझ कुछ नहीं पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी। आपने कई लोगों को ऐसा देखा भी होगा, दो लोग बात करते करते अपनी मदर टंग में शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे बंदे को वो चीज समझ में ना आए। कई बार आपने ये चीज फील करी होगी, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, बात करते करते नॉर्मल बात करते हैं, फिर वो ऐसे लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं, बीच बीच में कुछ वर्ड ऐसे यूज कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में कि थर्ड पर्सन उसको समझ ना पाए। यही मेन रीजन होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भेजना है बट उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और को ना मिले, तो इनक्रिप्ट कर देना। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम इतना ही है, बस इसके अंदर कुछ ज़्यादा हमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ थिंग हैंडल बाय द एप्लीकेशन, नॉट यू गाइज। हमारा काम इसमें कुछ भी नहीं है, एज अ नेटवर्क इंजीनियर हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। हमें सिर्फ समझना है कि हाउ द प्रेजेंटेशन लेयर विल वर्किंग इन द नेटवर्क, दैट्स इट। एज अ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बस आपसे यही पूछा जा सकता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या, मे भी शायद ना भी पूछे क्योंकि आपका ये लेयर है ही नहीं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ये 3 लेयर्स का काम एप्लीकेशन डेवलपर हैंडल करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर डिसाइड करेंगे कि आपका डेटा का फॉर्मेट किस लैंग्वेज में होना चाहिए, कोडिंग होना चाहिए, डिकोडिंग होना चाहिए, नहीं कंप्रेशन करना है नहीं करना है। हर एप्लीकेशन कंप्रेस नहीं करते। आपने देखा होगा कभी व्हाट्सएप पे अगर आपने कभी फोटो भेजा हो, आपने चीज महसूस किया होगा, ये चीज मैं करता हूँ क्या? नहीं करता। अगर मान के चलिए कि देखिए मेरे पास एक व्हाट्सएप पे अंदर मेरे पास एक फोटो है, मेरे फोन में एक फोटो है, आप ये चीज कभी करके देखना, जो फोटो का साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जब उस फोटो को मैं आपको भेजूंगा उस फोटो का साइज अपने आप कंप्रेस हो जाता है। आपने देखा होगा जो रियल फोटो की क्वालिटी होती है जो मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट आ जाता है। वो मैं करता हूँ क्या? नहीं, वो एप्लीकेशन खुद कर रही है। जिसने व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाया उसने ये चीज डिसाइड किया है। अगर मुझे फाइल का साइज वही रखना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट फाइल। हमारे व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन, जब हम व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजते हैं, जैसे मेरे पास एक इमेज है, उस इमेज को मैं अगर इमेज फॉर्मेट में भेजूंगा तो आपका एप्लीकेशन जो है, जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन क्या करेगा, उसके डिक्रीमेंट कर देगा, उसके साइज को डिक्रीज कर देगा, कंप्रेस कर देगा। और कंप्रेस कर दो साइज, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, लेकिन मुझे वही इमेज चाहिए एग्जैक्टली जो साइज है, तो उसी इमेज को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजिए ना। उस टाइम आपका एप्लीकेशन डिकम्प्रेस नहीं करेगा, उसको कंप्रेस नहीं करेगा, सॉरी। तो आपका एप्लीकेशन ये तय कर रहा है कि भैया फोटो की इमेज की क्वालिटी को गिराना है या नहीं गिराना है, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली हैंडल बाय द व्हाट्सएप एप्लीकेशन। सेम चीज प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, ये सब चीजें हम नहीं कर रहे कुछ चीज। और दिस लेयर एक्चुअली वर्किंग ऑन एप्लीकेशन। अभी हम जब TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे ना तब समझ में, अभी तो हम OSI मॉडल पे हैं, पूरी कहानी हम OSI मॉडल पे पढ़ेंगे और 1 मिनट लगेगा TCP/IP मॉडल को समझाने में, क्योंकि OSI मॉडल का भी वही वर्किंग बिहेवियर है जो TCP/IP का है। बट TCP/IP को हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो जब मैं TCP/IP पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि मैंने डायरेक्टली TCP/IP क्यों नहीं पढ़ाया आपको। पहले मैंने OSI ही क्यों समझाया, फिर मैं TCP पे क्यों लेके गया, वो चीज़ आपको जब मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए प्रेजेंटेशन का ये 3 काम है, दैट्स इट, खत्म कहानी इसकी। ज़्यादा टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं। जहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपको अब अपने ध्यान से सुनना है, उसको आपको फोकस करना है, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर के लिए 4 लेयर हैं, मेनली 3 लेयर्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये 3। हाँ जी बोलिए।
ये बोल रहे थे कि जो हम डेटा भेजते हैं 7-zip या zip के थ्रू, जो है कोई ज़्यादा डेटा है उसको कम करके, तो वो भी तो एक एग्जांपल हो सकता है बिल्कुल, इस लेयर का, बिल्कुल बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन लेयर का। बिल्कुल 100% बोल सकते हाँ, हो। वहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू आप चीज़ कंप्रेस कर रहे हो चीज़ को। अब वो कर कौन हाँ, रहा है? हाँ। आपके ज़िप को कर कौन रहा है? वो एप्लीकेशन ना 7-zip या WinRAR वही कर रहा है ना। जी, जी। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि जो जीमेल का जो अटैचमेंट है वो 20 GB से 20 MB से ऊपर का डेटा वो अटैचमेंट लेता नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी फाइल है जिसका साइज बहुत बड़ा है, मैं क्या करूंगा? उसको कंप्रेस करके भेजूंगा। सो एप्लीकेशन विल डू दैट ना, नॉट यू एंड मी। सो दिस टेकिंग केयर ऑफ द एप्लीकेशंस, नॉट मी एंड नॉट यू। यस, जो आपने बोला वो भी एक एग्जांपल 100% है। तो दिस इज प्रेजेंटेशन लेयर, खत्म इसकी कहानी। इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब हम बातें करते हैं सेशन लेयर का। देखो, सेशन लेयर का काम है आपके सेशन को स्टैब्लिश करना, आपके सेशन को मैनेज करना, और जरूरत पड़ने पर उसको टर्मिनेट भी करना, और साथ साथ उसको रिक्रिएट भी करना। अगर आपका सेशन ब्रेक हो गया है तो वो सेशन आपका दोबारा से वहीं से रिक्रिएट हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं इसको, लेट मी शो यू। अभी देखिए मेरे पास, मैं एक पेज पे जा रहा हूँ, लर्न वाले पेज पे चला जाता हूँ, और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, और सिस्को नेटवर्किंग एडमिन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास अभी एक पेज आ गया, लेट मी शो यू। ये मेरे पास पेज आया, राइट। अब अगर मैंने सिस्को के इस नेटवर्किंग, अभी मेरी ये सेशन बना हुआ है, सिस्को के वेबसाइट के साथ मेरा सेशन बना हुआ है, ये मेरे सिस्को के सर्वर के साथ, वेबसाइट के साथ सेशन बना हुआ है। अब मैं इसको, अगर मैं यहां से क्रॉस कर देता हूँ, क्या हुआ? मेरा सेशन टर्मिनेट हो गया। अब मेरा जो सेशन जहां से टर्मिनेट हुआ है, मुझे उसी सेशन को दोबारा से रिक्रिएट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो देखिए वापस से वही पेज खुल जाएगा। देखिए अब ये हुआ कैसे? ये भी आपके एप्लीकेशन में इस सेशन का एक कुकीज बना होता है, आपने सुना होगा कुकीज। वो खाने वाला नहीं है, ये इसका टर्म है कुकीज का। तो बेसिकली हर सेशन का कुकीज बना होता है, जैसे कैशे में स्टोर हो जाता है। तो उस कुकीज के बेसिस पे ये सेशन वहीं से क्रिएट हो जाता है, रिक्रिएट हो जाता है। तो कभी कभी हो जाता है, हम क्रॉस कर देते हैं, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट टी करोगे दोबारा से सेशन वहीं से क्रिएट हो जाएगा। तो ये कौन हैंडल कर रहा है? एप्लीकेशन। ये मेरा ब्राउजर, ये फीचर मेरे ब्राउजर के है ना, एप्लीकेशन का काम है ये सारा कुछ। तो इसलिए ये सारे फीचर एप्लीकेशन, ये डेवलपर ने जो बनाया है, जो एप्लीकेशन डेवलपर, इसने ये चीज फीचर इसमें डाला हुआ है कि अगर किसी गलती ने ब्राउजर पे जाके ये क्रॉस कर दिया तो वापस से रिक्रिएट कर सकता है। मैं और आप थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं, ये तो एप्लीकेशन डिसाइड कर रही है। ये तो फीचर दिया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। तो सेशन लेयर का काम है आपके सेशन को क्रिएट करना, आपके सेशन को मैनेज करना, और आपके सेशन को टर्मिनेट करना एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपका सेशन बन जाता है तो कभी कभी आपने देखा होगा सेशन अपने आप ब्रेक भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप नेट बैंकिंग करते होंगे कभी फ़ोन पे या सिस्टम पे, आपने लॉगिन किया और आपने कुछ जो भी अपने ट्रांजैक्शन देखने थे, अपने जो देख लिए, जो भी आपके डिटेल्स थे आपने देख ली, और आप लॉग आउट करना भूल गए, तो क्या होगा? जब लॉग आउट करना भूल जाएंगे तो आपका सेशन सर्वर देखेगा कि भाई क्लाइंट है, क्योंकि देखो जब आप किसी ब्राउजर को एक्सेस करते हो, जैसे आपने अपना नेट बैंकिंग को ओपन किया विद लॉगिन एंड पासवर्ड, तो आपका पेज खुल के आ गया, आपकी स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब जब आप टैब्स पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आई वांट टू सी दिस पेज, आई वांट टू वॉच दिस इन्फॉर्मेशन। आप जैसे जो जो क्लिक करते रहते हैं, आपके सर्वर पे इंस्ट्रक्शन जाता रहता है, इनपुट जाता रहता है। आपका सर्वर इनपुट रिसीव करता है और उसकी वजह से आपको आउटपुट दिखा देता है। तो सर्वर को पता है कि कंटिन्यूसली आपके क्लिक हो रहे हैं, सेशन बना हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन विजिबल है। लेकिन अब आप उस लॉगिन को आइडल छोड़ दें 5 मिनट के लिए, और आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद जब दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको लिखा देगा लॉगिन एक्सपायर, अगेन री लॉगिन। अब ये सिक्योरिटी फीचर है, ये भी डेवलपर ने खुद डिसाइड किया है। उसको पता है कि एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है, अगर कोई अपने सिस्टम पे लॉगिन करके छोड़ के चला जाए तो तीसरा बंदा आके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, गलत मिसयूज हो सकता है इसका। तो एप्लीकेशन डेवलपर ने चीज को डिसाइड किया कि कोई बंदा अगर लॉगिन करके, नेट बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, छोड़ देता है और सर्वर देखता है कि मेरे पास कोई इनपुट नहीं आ रहा है, सर्वर क्या करेगा? अपने आप से खुद से वो सेशन को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर यही चीज आप जीमेल पे लॉगिन करके छोड़ दो तो 4 दिन के बाद भी रिफ्रेश करोगे, आपका पेज वहीं का वहीं रहेगा, आपका सेशन ब्रेक नहीं होगा, सेशन अभी भी बना हुआ है, सेशन आइडल चला गया, बट आपका जीमेल लॉग आउट नहीं होगा। आपके फोन में भी आप लोग जीमेल लॉगिन करके रखते हो, फेसबुक लॉगिन करके रखते हो, अब आपको अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करके रखते हो, फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देते हो, दोबारा डिस्कनेक्ट करते हो, क्या दोबारा लॉगिन, क्या बार बार फेसबुक को एक्सेस करने को लॉगिन करना पड़ता है क्या? नहीं, आपने एक बार लॉगिन कर दिया, बस खत्म, सेशन बन गया।
ब्रेक नहीं हो रहा वो अपने आप। तो किसी ने आपका फोन का एक्सेस ले लिया तो फेसबुक का भी एक्सेस आ गया। तो कहने का मतलब है कि वो एप्लीकेशन को भी डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन आपको खुद से सेशन टर्मिनेट करवाएगा या नहीं करवाएगा। वो डिपेंड करता है उस डेवलपर के ऊपर, उसने जो एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है उसके ऊपर ये फीचर दिया है या नहीं दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल जो आपके फ़ोन में आप यूज़ करते हैं, उसमें आपने एक बार लॉगिन करके छोड़ दिया तो कंटिन्यूसली लॉगिन ही, जब तक लॉगआउट नहीं करोगे उसका सेशन लॉगआउट नहीं होगा। बट यही अगर आप कर देखें आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर, आपके फ़ोन में नेट बैंकिंग का भी तो ऐप होगा, लॉगिन कीजिए, उसका छोड़ दीजिए, देखिए थोड़ी देर बाद लॉगआउट हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, बनाने वाला ही इसको पता है कि भाई लॉगआउट करके छोड़ दे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेशन लेयर का काम यही है बस, आपके सर्वर के साथ सेशन बनाना, सेशन को मेंटेन रखना। मेंटेन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन द मेंटेन? मैनेज का मतलब क्या है? पहले ना एस्टैब्लिश, मैनेज का मतलब क्या है? आप ब्राउजर पे जब मल्टीपल टैब्स खोलते हो, जब आप मल्टीपल टैब्स खोलते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वाले टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का डेटा दिख रहा है, सिस्को वाले टैब के अंदर सिस्को का डेटा दिख रहा है, गूगल कैलेंडर के ऊपर गूगल कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है। क्या गूगल कैलेंडर के अंदर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है क्या? ना। क्या मुझे सिस्को के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका हर टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेशन बना हुआ है। अभी जितने भी सेशन बने हुए हैं, इस सेशन को एक सेशन आईडी दी जाती है। आपके सेशंस एक दूसरे से सेपरेटेड है, ऑल सेशंस आर सेपरेटेड, ऑल सेशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेशन आईडी। तो जब आपका सेशन बनता है तो आपका एप्लीकेशन उसको एक सेशन आईडी प्रोवाइड करता है, सो दैट आपका वो जो सेशन है एकदम अलग रहे, किसी के साथ मिक्स ना हो। इसी को बोलते हैं मैनेज योर सेशन। एप्लीकेशन लेयर ये सब चीज़ें मैनेज कर रही है, मतलब आपका एप्लीकेशन ये चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर और जो सेशन लेयर है, ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन के फीचर्स हैं। होल आर कंट्रोलिंग बाय योर एप्लीकेशन। भले ये तीन अलग अलग लेयर्स हैं, लेकिन ये तीनों लेयर्स आपके एप्लीकेशन के अंदर ही होती हैं। यानी ओवरऑल ये तीनों फीचर्स आपका एप्लीकेशन हैंडल कर रहा है। आप देख सकते हो ब्राउजर पे मेरा सेशन बना हुआ है, मेरे सेशन मिक्स भी नहीं हो रहे हैं, मेरा डेटा को कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन लेयर मुझे प्रेजेंट भी कर रहा है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन के अंदर ही हो रही हैं। सो योर एप्लीकेशन विल टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। सेशन लेयर का काम अलग है, भले ही प्रेजेंटेशन, लेकिन ये सारी चीज़ें हैंडल कौन कर रहा है? आपके एप्लीकेशन। ये फीचर्स आपके एप्लीकेशंस के हैं। कल को मेरा ब्राउज़र अगर ये क्रैश कर गया तो मैं ब्राउज़र वाले बंदे को बोलूँगा, ना कि नेटवर्क वाले बंदे को बोलूँगा। क्योंकि आपके सिस्को का वेबसाइट क्रोम में चल रहा है, आपका सिस्को का वेबसाइट आपके मोजिला में चल रहा है, लेकिन आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो उस पर नहीं चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रॉब्लम है। अगर वेबसाइट नहीं खुल रही है तो उसमें तो उसका प्रॉब्लम है, उस ब्राउज़र की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वेबसाइट, अगर नेटवर्क का इशू होता तो वो वेबसाइट आपके किसी भी ब्राउज़र में नहीं खुलता, लेकिन आपका मोजिला फायरफॉक्स पे cisco.com खुल रहा है, आपके क्रोम में भी खुल रहा है, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं खुल रहा है। तो ब्लेम किसको करोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, एप्लीकेशन को ब्लेम करोगे। मैं भी एप्लीकेशन क्रैश कर गया हूँ। तो दीज आर द लेयर्स गाइस, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी क्लियर है? क्लियर है ना सबको? एवरीवन प्लीज अनम्यूट करके बोले। हाँ सर। ठीक है, बाकी लोगों भी बोले सर मैं तो मैसेज भेजा हूँ सर, अच्छा, थोड़ा चेक कर लीजिए। कहाँ पे भेजा है? इसमें गूगल चैट पे ही हमारा जो अच्छा लाइव अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, इसी पे भेजना, मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा ओके सर। नो, हाँ कोई नहीं, इसी पे भेजा, ठीक है। सर्वर है क्या? ओके, बेसिकली सर्वर है क्या, ठीक है सर। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे वर्क करता है, इसको एक एग्जांपल देके समझाएं। ओके देखो, सर्वर क्या है? सर्वर बेसिकली एक तरीके की सर्विस है, मतलब सर्वर एक मशीन है, सॉरी, सर्वर एक काइंड ऑफ मशीन होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो कि मेरे पास, मेरी कंपनी के अंदर यूजर्स हैं, उनको अपना डेटा रखना है, तो डेटा रखने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको एक सर्वर चाहिए। अब उस सर्वर के ऊपर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो सर्वर डेटा स्टोर के लिए यूज़ हो रहा है। मेरी कंपनी में 500 कंप्यूटर्स हैं, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। अब मैं एक एक सिस्टम पे जा जाके अगर मैनुअल आईपी एड्रेस देने लग गया, इट विल टेक मोर टाइम। तो हमारे पास एक सर्वर होता है, डीएससीपी सर्वर। तो हम एक सर्विस है, एक सर्वर लेंगे, उस सर्वर के ऊपर डीएससीपी सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, और वो डीएससीपी सर्विस क्या करेगा? आपके नेटवर्क में हर मशीन को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो सर्वर एक काइंड ऑफ अ मशीन होता है जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को इंस्टॉल करके रन करते हैं।
ये होती सर्वर। अब आपने पूछा एक चीज और कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, उसको एक अभी प्रवीण जी आपकी अभी एग्जांपल लेता हूँ 1 मिनट। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या है, कैसे वर्क करता है? देखो इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी ये इसको मैं एक ओवरऑल एक समझा देता हूँ बस। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रिप्शन का मतलब ऑलरेडी मैं समझा चुका, दोबारा बता देता हूँ। बट ये काम कैसे करता है ये हम समझेंगे वीपीएन के केस में, जब मैं आप लोगों को वीपीएन पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि अभी उसके लिए मुझे थोड़ा सा और आपको खपाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इंक्रिप्शन का मतलब समझो। इंक्रिप्शन आपके क्लियर टेक्स्ट, मतलब एग्जांपल के लिए हमारे पास एक, लेट्स से मेरे पास एक मैसेज है, लेट्स से हेलो हाउ आर यू, मेरे पास ये मैसेज है एंड आई वांट टू शेयर दिस मैसेज ऑन ओवर द नेटवर्क। तो अगर मैं नेटवर्क में इस डेटा को ऐसे ही भेज दूं, इस मैसेज को ऐसे ही भेज दूं, सो एनीवन कैन रीड माय डेटा, एनीवन कैन रीड माय डेटा। सो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। वो प्रोग्राम का काम क्या होता है, इस लैंग्वेज को, इस टेक्स्ट को, दिस इज क्लियर टेक्स्ट, दिस इज योर क्लियर टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट एनीवन कैन रीड। क्लियर टेक्स्ट का मतलब है एनीवन कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन। सो अगर मैं इस डेटा को ऐसे ही ओवरऑल ऐसे ही डेटा को भेज दूं नेटवर्क पे, तो कोई भी डेटा को रीड कर लेगा और पढ़ लेगा, ये हेलो हाउ आर यू मैसेज है। तो आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, कुछ हमारे पास होते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। अब आप बोलेंगे एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स है, जैसे कि हमारा AES है, डैश है, 3 डैश है। ये क्या है, हमारे कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनका काम है नेटवर्क में इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना। अब इनमें से कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हो, जो डजंट मैटर। तो लेट्स से ये क्या करेगा, आपके जो AES एल्गोरिदम, मान के तो हम AES को यूज कर रहे हैं, तो ये AES एल्गोरिदम क्या करेगा, आपके इस डेटा को ऊपर रन होगा और रन होने के बाद आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा एक डिफरेंट फॉर्मेट में, लाइक दिस फॉर्मेट में। तो दिस इज योर हेलो हाउ आर यू। तो जो आपने हेलो हाउ आर यू लिखा था, दिस इज योर क्लियर टेक्स्ट। आफ्टर इंक्रिप्शन योर डेटा विल कन्वर्ट इनटू लाइक दिस, दिस इज योर इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्टेड डेटा। और अगर मैं नेटवर्क में ये डेटा भेजूं तो किसी को पता लगेगा ये हेलो हाउ आर यू है? नो। तो दिस इज अ इंक्रिप्शन। अब ये कैसे होता है, जब मैं आपको वीपीएन पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। तो AES एल्गोरिदम का काम होता है, आपके AES एल्गोरिदम, डैश एल्गोरिदम, 3 डैश, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। ये एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, ये एल्गोरिदम्स आपके डेटा को कन्वर्ट करते हैं और आपके डेटा को कन्वर्ट करने के बाद उसको नेटवर्क में भेजा जाता है, ताकि कोई भी बंदा, थर्ड पर्सन, आपके इस डेटा को समझ ना पाए कि ये हेलो हाउ आर यू मैसेज है। और जब रिसीवर इस डेटा को रिसीव करेगा, वापस से डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा इस फॉर्मेट में। तो जो मेरा ऊपर था इंक्रिप्ट, ऊपर मेरा क्लियर टेक्स्ट था, नीचे सिफर टेक्स्ट है, ये मेरा सिफर टेक्स्ट है, दिस इज अ सिफर टेक्स्ट। जो मेरा इनक्रिप्टेड डेटा उसको हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट टेक्निकल टर्म में, और जो हमारा डेटा रीडेबल फॉर्मेट में होता है उसको बोलते हैं क्लियर टेक्स्ट। तो जब आपके क्लियर टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्शन बोलते हैं। और जब अगेन इनक्रिप्टेड डेटा को वापस से क्लियर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। क्लियर हुआ लिखू जी? यस सर। ओके, हाँ जी सो प्रवीण जी। बेसिकली सर जो हाँ जी, सॉरी, बोलिए 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 बोलिए, कोई बात नहीं, फिर मैं प्रवीण जी को कॉल लेता हूँ, बताइए बताइए। ठीक है सर। आप बेसिकली आप जो बोल रहे थे, सर्वर बेसिकली एक सिस्टम है जिसका एक स्पेशल पर्पस है, लाइक स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस, हो जैसे कि आप बोले कि स्टोरेज सर्विस हो सकता सर्वर, है। हाँ, सर्वर इज अ मशीन, हाँ server is a machine that provide services यस to client। अब ये सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, ओके, चाहे वो कुछ DSC भी की हो सकता सर्विस है। हो, चाहे वो DNS की सर्विस हो, चाहे टेलनेट की सर्विस हो, चाहे SSH की सर्विस हो, चाहे FTP की सर्विस हो, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक सोसाइटी में रहते होंगे। अब आप सोसाइटी में रहते हैं, अगर मान के चलिए कि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज चेक करना हो, अब कहाँ पे जाएंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर क्या करेगा? आपको हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये सुन लो। अगर आपके पास घर में कोई, अगर आपके घर में कुछ कारपेंटर का काम कराना, लकड़ी का काम, तो कारपेंटर के पास जाएंगे, वो आपको कारपेंटर की सर्विस प्रोवाइड करेगा, लकड़ी की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो सर्विसेज का मतलब क्या है? आप
एक यूजर है जो सर्विस को यूज करेंगे, और जो सर्वर है जो एक्चुअल में वो जो डॉक्टर है उसको सर्वर ट्रीट कर सकते हो आप, जो कारपेंटर उसको सर्वर बोल सकते हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो नेटवर्क में डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। सर्वर एक मशीन होती है, वो आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ द लुक लाइक एज अ सर्वर। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो लेट्स सी, लिनोवो सर्वर लिख लेते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, देखिए लिनोवो के सर्वर्स है, इस तरह के सर्वर्स होते हैं हमारे, और इन मशीनों के ऊपर हम स्पेसिफिक सर्वर मशीन डालते हैं। देखो ये मशीन होती है, इनको हम सर्वर बोलते हैं। अब ये रैक माउंटेड भी होते हैं, इस तरह से टावर सर्वर इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं टावर सर्वर। जो हमारी नॉर्मल डेस्कटॉप जैसी मशीन है वैसी होती है, बट ये थोड़ी पावरफुल होती हैं। इनका रैम, इनका प्रोसेसर अलग होता है, इनका हार्डवेयर अलग होता है। रैम इनमें भी होती है, सीपीयू इनमें भी होता है, हार्ड डिस्क इनमें भी होती है, लेकिन इनमें थोड़े पावरफुल रैम लगे होते हैं, पावरफुल हार्ड डिस्क लगी होती हैं। और ये क्योंकि 24 आवर्स चलता है, बिल्कुल, क्योंकि 24/7 चलने वाली सर्विस मशीनें हैं ये। 24/7 365 डेज चलते हैं ये, तो इनकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। इन पे मेमोरी इनकी अच्छी होती है, इनका। अब ऐसा मत सोचना, एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैंने अपने टाइम पे किया हुआ था। जो हमारे डेस्कटॉप पे रैम लगती है ना, उस रैम को आप इसमें नहीं लगा सकते। अगर आप उस रैम को इसमें लगाओगे चलेगा नहीं, क्योंकि सर्वर का रैम का फ्रीक्वेंसी अलग होती है, मशीन की अलग होती है। तो मैंने एक बार अपने डेस्कटॉप की मशीन की रैम निकाल के मैं सर्वर पे लगा रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। फिर बाद में मुझे जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने मुझे बताया, सर्वर की रैम कभी भी आपकी मतलब डेस्कटॉप की रैम कभी सर्वर पे चलेगी, क्योंकि डेस्कटॉप की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जो उसका मदरबोर्ड है उसकी पावर सप्लाई अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और जो सर्वर है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो सर्वर की रैम देखने में सेम होगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो जो हमारा सर्वर होता है, एक मशीन होती है, ये हमारे सर्वर्स हैं, ये भी हमारे सर्वर्स हैं। अब इन सर्वर पे हमें को क्या होता है, स्पेसिफिक मशीन इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पास आपने सुना होगा विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 10, सुना है ना आपने? ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे पास है विंडोज 7, विंडोज 7 हो गया, हाँ विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, आज के में विंडोज 11 चल रहा है। ये क्या है हमारे, ये है हमारे, बिल्कुल ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ओएस, एंड यूजर पे लगता है, एंड यूजर्स, जो हम आप घर में यूज करने वाले यूजर्स हैं, एंड यूजर वाले करने वाले हैं। अब सर्वर के लिए स्पेसिफिक हमें बंदा भी चाहिए होगा जिसको सर्वर पे काम आता हो, तो सर्वर के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग डिजाइन है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारा विंडोज सर्वर 2016 है, 2019 है, 2022 है, 2025 है। मतलब बेसिकली वो जीयूआई नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, जीयूआई बेस्ड ही होते हैं जो हमारे विंडोज सर्वर, तो जीयूआई बेस्ड ही होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ लुक लाइक द सर्वर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सर्वर के, जो कि स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हर कोई यूज कर सकता है, बस सर्वर के लिए वगैरह एक बंदा स्पेशल चाहिए जो कि सर्वर पे ट्रेंड हो, वही उस सर्वर के ऊपर काम, वही उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकता है, वही उस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम कर सकता है। इसलिए स्पेशली डिजाइन किए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिखाता हूँ आपको कैसा लुक लाइक होता है। विंडोज 10 तो आपने देखा है, विंडोज 11 भी देखा, आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्वर। तो सर्वर को हम डिजाइन करते हैं फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। किस तरह की सर्विस के लिए? जैसे वेब सर्विस के लिए, HTTPS जो HTTP बोल गया हम लोग बोलते हैं, आपका DHCP सर्विस हो गया, DNS सर्विस हो गया, FTP सर्विस हो गया, तो मेल सर्विसेज, मेल सर्वर हो गया, आपने देखा होगा। तो ये सारे सर्वर्स होते हैं जो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। परवीन जी आप बताइए। हाँ सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप जैसे बताया सर्वर पे डिस्कशन हो रहा है, तो हम ये जानते हैं कि जैसे सर्वर है तो वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर ये विंडोज के जो सर्वर है ये है, इन पे अपनी सर्विसेज देती हैं। लेकिन क्या इसके अलावा जैसे ये चीजें हैं, जैसे राउटर हो गया या फायरवॉल हो गया, उस पे भी क्या हम ये सर्वर सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। DNS की सर्विसेज हम राउटर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, DHCP की सर्विसेज हम फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, मतलब राउटर और फायरवॉल दोनों पे सर्विसेज हैं जो आप नहीं कर सकते। क्या आप अपने फायरवॉल को वेब सर्वर बना सकते हो? क्या अपने फायरवॉल को वेब सर्वर बना लेकिन नहीं बना सकते? हाँ, मेन ये दो सर्विसेज जैसे DNS और DHCP, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर और फायरवॉल पे, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ जी परवीन जी आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और, हाँ एक क्वेश्चन और, जैसे और ये जैसे विंडोज के जो सर्वर है, तो इस पे जैसे हम केवल एक सर्विसेज को वो कर सकते हैं या मल्टीपल सर्विसेज को? मतलब मल्टीपल एक सर्वर कर सकते हैं ना, एक सर्वर, एक जरूरी नहीं कि एक सर्वर पे आपको एक ही सर्विस यूज करना है, आप एक सर्वर पे मल्टीपल सर्विसेज भी यूज कर सकते हो। यस,
अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि कोई वेब सर्वर है, जैसे जिससे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज्यादा लोड उस पे, तो उस पे अगर मल्टीपल सर्विसेज अगर करते हैं तो उस पे लोड भी तो बहुत ज्यादा होगा। तो वो ऐसा भी हमारा होता है क्या कि वो अगर कुछ बिल्कुल ऐसा है होता है, तो एक बिल्कुल होगा, एक बिल्कुल होगा, एक ही बिल्कुल होगा। सर्विस। हाँ। देखो लेकिन एक बात बताऊं कि हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, हम सर्वर इंजीनियर हैं, तो हमारा काम ही नहीं है। अगर सर्वर पे आग भी लग जाए तो भी हमारा कोई लेना नहीं, लग जाए आग, हाँ, मेरा वो सर्वर तो नहीं ठीक हैंडल है, करेगी। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे जी, चूंकि हम लोग आईटी के पार्ट हैं, तो हम लोग को बिल्कुल, सारी जानकारी बिल्कुल, होनी चाहिए, एटलीस्ट फंडामेंटल चीजें तो पता होनी चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आप इसके सही लिए कह रहे हैं ठीक कि है। अगर जी। मेरे सर्वर पे जी। ज़्यादा लोड होगा तो डेफिनेटली सर्वर की मैं उसके अंदर या तो मैं अब एक और सर्वर लूँगा, हाँ। या तो मैं उस सर्वर की ये हार्डवेयर तो कॉम्बिनेशन बढ़ाऊँगा। हम्म। कुछ तो मुझे सॉल्यूशन देना जैसे पड़ेगा ना। फ्लिपकार्ट या अमेज़न के, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें बिल्कुल, ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है, ज़्यादा बिल्कुल। लोड आ रहा है। अब आप देखिए कि अमेज़न की ठीक जगह है। अमेज़न कभी-कभी सेल निकालता है, सुनो फेसबुक भी, सॉरी फ्लिपकार्ट भी हाँ, निकालता है। हाँ, हाँ। तो उस टाइम यूज़र की बढ़ जी, जाता है ना, उस टाइम तो आपकी जी। उस पे रिक्वेस्ट भी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ आएगी। जाएगा कि वो, हाँ, वो अनरीचेबल हो जाता है और अब वो तो सर्विस क्लाउड इसीलिए ठप तो हो बनाया जाती गया है, है। क्लाउड तो इसलिए बनाया अपने हिसाब से हाँ, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि भैया हाँ, हमारी सेल स्टार्ट होने हाँ, वाली है, वो पहले से अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने रैम वैम सब बढ़ा लेते हैं, और जब वो उनका हाँ, सेल खत्म हो जाता स्केलेबिलिटी है तो प्रोवाइड करने वापस। के लिए। बिल्कुल। जी, 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 ठीक। तो क्लाउड सर्विस इसलिए तो प्रोवाइड करता है कि आप पे, जैसा आप पे करोगे वैसा आपको फैसिलिटी मिलेगी, है ना, तो वो चीज़ है। हाँ जी, प्रवीण जी अब बोलिए अब आप। नहीं, मेरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, प्रवीण आप ही थे। जी, जी, मैं ही हाँ बोल सर, मुझे मेरा भी एक क्वेश्चन है। मुझे लगा कमलेश जी थे, आपकी आवाज़ कमलेश जैसी लग रही थी। नहीं, ठीक है, नहीं, नो नहीं, नहीं, प्रॉब्लम, नहीं, नहीं। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, ब्रिज और रिपीटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। ब्रिज और रिपीटर कौन है ये? हाँ, मैं वैभव। उधर बैक। अच्छा हाँ वैभव, ठीक है, बता दूंगा ब्रिज और रिपीटर के बारे में। अभी पहले वो समझ को खत्म कर ले, फिजिकल लेयर मैं जब हम मैं पहले शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन कर दूँ 1 मिनट के अंदर? करो, आप करो। बस शॉर्ट में 1 मिनट, हाँ, हाँ, ठीक है। ब्रीज एक्चुअली, रिपीटर क्या है कि जैसे सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, जिसकी डिस्टेंस अगर 100 मीटर से ज़्यादा है, तो उसमें अगर सिग्नल को हमको इन्हांस करना है तो वहाँ पे हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। और ब्रिज जो है वो मुझे जहाँ तक पता है कि 2 लाइन को अगर जोड़ना होता है तो उसमें हम ब्रिज को यूज़ करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसमें बिल्कुल आप सही करेक्ट बताया, कर बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। देखो रिपीटर हम कब ठीक। लगाते हैं? देखो आज के डेट में हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, ये मतलब देखो एक्चुअली में क्या है कि रिपीटर जैसी चीज़ें कहाँ यूज़ है, पुरानी टेक्नोलॉजी में यूज़ होता था। आपको मैं बता देता हूँ फिर भी रिपीटर होता क्या है। जैसे इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए थोड़ा करेक्ट करूँगा या थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। मान के चलिए कि देखिए जब हम कनेक्टिविटी करते हैं सिस्टमों के बीच में, दो सिस्टम के बीच में, तो उनको हम वायर से कनेक्ट करते हैं। अब वायर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसकी एक लेंथ होगी, उस लेंथ का एक डिस्टेंस होगा मेंटेन। जैसे हमने बताया था कि जो हमारा फास्ट इथरनेट जो पोर्ट होता है, ये जो हमारी लैन केबल होती है, उसकी जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस जो डिसाइड किया गया दैट इज 100 मीटर। यानी 100 मीटर से अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी एंड टू एंड कनेक्टिविटी, लेट्स से मेरा एक कंप्यूटर है जो स्विच से कनेक्टेड है। अब अगर वो स्विच से कनेक्टेड है तो स्विच टू स्विच, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इमेज करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो मान के चलो कि मेरे पास एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर स्विच से कनेक्टेड है। अब ये स्विच के साथ मेरे पास एक और स्विच है। मान के मैं बता रहा हूँ बस सिर्फ समझने के लिए, ये चीज को समझाने के लिए। ये जो स्विच है मेरा, दिस इज स्विच नंबर 1। ये मेरा स्विच जो नंबर 1 है, ये कहाँ पे है? 1 मिनट। ये स्विच मेरा लगा हुआ है लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे स्विच लगा हुआ है। और ये जो स्विच नंबर 2 है, ये लगा हुआ है मेरे 25th फ्लोर पे, मान के चलते हैं। अब यहां पे मेरे पास एक सर्वर रखा हुआ है। अब ये जो यूजर है, ये यूजर क्या कर रहा है, सर्वर से कोई डेटा डाउनलोड कर रहा है। अब जब डेटा डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड के टाइम डाउनलोड हो रहा होते होते डाउनलोड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जा रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस है स्विच 1 स्विच 2 के बीच में, वो इतना ज़्यादा है कि जो सिग्नल है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। और वीक होने की वजह से आपकी जो जो डाउनलोडिंग जो है वो स्पीड भी कम आ रही है, और बीच बीच में आपका डाउनलोडिंग ब्रेक भी हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या करेंगे? क्योंकि जो डेटा डाउनलोड होकर आ रहा है, लेट्स से ये डाउनलोड हो रहा है, ये डेटा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने से होते 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 क्या हुआ कि जो आपका सिग्नल है वो आप तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल कम हो गया। सॉरी, बढ़ गया ये तो।
ये वीक, बहुत वीक हो गया। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया डेटा। सिग्नल अच्छे से चल रहा था, लेकिन डिस्टेंस होते 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 क्या हुआ, ये सिग्नल वीक्स होने शुरू हो गए, और जिसके बेसिस पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये जो डाउनलोडिंग था फेल हो गया किसी रीजन से। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि बीच में आप एक रिपीटर लगा दें। ये रिपीटर है। अभी रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर जो सिग्नल आ रहा है, लेट्स से आपका ये सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, और सिग्नल आते आते ये वीक हो गया। अब रिपीटर क्या करेगा, इस सिग्नल को दोबारा से रिक्रिएट कर देगा और आगे भेज देगा। तो बेसिकली आपके सिग्नल जो पीछे से आ रहे थे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से आपके पैकेट लॉसेस हो रहे थे, तो रिपीटर ने उसका एक सोल्यूशन दे दिया। रिपीटर ने क्या किया, आपके जो वीक सिग्नल थे उसके अंदर वापस से स्ट्रेंथ डाल के वापस आगे भेज दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो डेटा लॉस था वो कम हो गया। इसे बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर का काम इतना ही है। और ब्रिज का मतलब डेफिनेटली ब्रिज के अंदर सही बताया, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट लैन को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज होता है। बट आज के डेट में ये सब चीजें हम यूज नहीं करते, गाइस, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। एज पर नॉलेज पर्पज दैट्स ओके, बट कहीं पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। हमारा काम एज अ नेटवर्क इंजीनियर सीसी ने जब हम काम करते हैं, दैट टाइम आई विल वर्क ऑन राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, समहाउ हम कुछ सर्वर पे भी काम कर लेते थोड़ा बहुत, बट हमारा मेन फोकस रहता है नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर। वी आर नेटवर्क इंजीनियर वर्किंग ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो रिपीटर डेफिनेटली नेटवर्किंग डिवाइस है, ब्रिज भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, बट एज पर नाउ हमें कहीं ब्रिज देखने को मिलेगा नहीं, एज पर नाउ हमें रिपीटर देखने को मिलेगा नहीं। बट ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, कहीं कहीं मिल सकता है, बट मैंने कभी रिपीटर पे काम नहीं किया। मैंने कभी ब्रिजेस अपने नेटवर्क में अपने टाइम में लगाए नहीं, क्योंकि उस टाइम पे यूज होते थे, पहले टाइम होते थे, बट जब मैंने अपने नेटवर्किंग करियर स्टार्ट किया था, दैट टाइम द डिवाइसेस वर नॉट देयर। इवन मैं तो मॉडेम में भी काम नहीं किया था, मॉडेम भी पहले होते थे, यूज होते थे, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब उस टाइम राउटर, स्विचेस, ये सब चीज़ें आ चुकी थी। हब के साथ मैंने काम किया हुआ है, डेफिनेटली मैंने हब लगा रखे थे अपने नेटवर्क में, हब मैंने अपने यूज़ किए अपने लाइफ में, बट रिपीटर, ब्रिजेस आई डोंट यूज। बट आइडिया लग गया होगा आपको वैभव? हाँ सर, आइडिया लग गया वो। ये सर ब्रिज जैसा है कि हम लोग अपने VMware में मतलब 3-4 नेटवर्क के लिए लगा, उसमें एक ऑप्शन रहता है सर, इसलिए पूछा था ब्रिज का। वो उसका कनेक्टिविटी करने के लिए होता है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर। दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा चलो, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है सर। सेशन लेयर सबको क्लियर हो गया? अब हम वापस अपने आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ध्यान से बिल्कुल आराम से समझना है, कोई चीज समझ में ना आए तो बार बार पूछना है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, पहली चीज बता दूं कि इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट लेयर है ये। इंटरव्यू के इतने सारे क्वेश्चंस निकलते हैं इसके अंदर, इतने सारे कि बंदा पागल हो जाएगा आंसर देते देते, लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे चीजों को। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अभी सिर्फ लाइन को पढ़ो और भूल जाओ, मैं कुछ चीज आपको आगे समझाऊंगा, हम इसी OSI मॉडल में समझेंगे एंड टू एंड का मतलब क्या है, इसका काम। अच्छा, मैं इस लेयर के हिसाब से मैं अपने लेमन लैंग्वेज में चलता हूँ। ये जो लेयर है तो सही है, ठीक है, बट मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके चलता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन पर्पस है वो है, पहला काम सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला काम है सेगमेंटेशन। व्हाट डू मीन बाय द सेगमेंटेशन? तो सेगमेंटेशन, it is a process to split your data into small chunks। यानी सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जहां पे एक बहुत बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना। अब मैं स्प्लिट वर्ड ना इसको तो डिवाइड भी लिख सकता था, बट स्प्लिट वर्ड इज ओके। सो इट इज अ प्रोसेस स्प्लिट योर डेटा इनटू स्मॉल चंक्स, यानी आपके बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। क्यों? तो कई बार क्या मतलब होता क्या है, एक बहुत बड़े डेटा को नेटवर्क में एक बार में नहीं भेजा जा सकता। जैसे मेरे पास एक 1 GB की फाइल है,
तो वो उस 1 GB की फाइल को मैं एक बार में नहीं भेज सकता। नेटवर्क में कभी भी एक बार में 1 GB का डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उसको क्या किया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो जब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा जब आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है उस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, सो दैट उसको आगे प्रोसेस किया जा सके, उसको भेजा जा सके। तो सेगमेंटेशन पहला काम है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डेटा है, हेलो हेलो हाउ आर यू, ये मेरा एक मैसेज है एंड आई वांट टू सेंड दिस मैसेज ओवर द नेटवर्क। सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर इस मैसेज को रिसीव करेगा, अब उसको पता है कि भाई मैं इस डेटा को एक बार में नहीं भेज सकता, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेगा। तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूं, सॉरी सॉरी कॉपी कर दे गलती से। हेलो हाउ आर और यू। तो हमने क्या, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, आपके डेटा का सेगमेंटेशन कर दिया। सेगमेंटेशन का मतलब है द डेटा विल डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, और इन पीस को चंक्स बोलते हैं। दिस आर द 4 चंक्स। एंड अब क्या होगा, इन डेटा को नेटवर्क में भेजा जाएगा। तो देखो डेटा जो है वो एक सीक्वेंस में जाए जरूरी नहीं है, डेटा जो है एक सीक्वेंस में जाए जरूरी नहीं है। तो एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, तो सेंडर के एंड पे क्या होगा, इन चंक्स को इस डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और रिसीविंग एंड पे क्या होगा, इन टुकड़ों को रिसीव करके दोबारा से रीअसेंबल किया जाएगा। सेंडर डेटा के छोटे छोटे टुकड़े करेगा और नेटवर्क में भेजता रहेगा, और रिसीवर क्या करेगा, उन टुकड़ों को रिसीव करेगा, दोनों को जोड़ता रहेगा, रीअसेंबल करता रहेगा, ये काम चलेगा। तो एक बात बताओ, सेंडर ने डेटा भेजा तो रिसीवर ने सबसे पहले यू रिसीव किया, फिर हेलो रिसीव किया, फिर आर रिसीव किया, फिर यू रिसीव किया, हाउ रिसीव किया। तो डेटा जो है अगर वो ऐसे रिसीव करके इनको लगा देगा, इस ऑर्डर में लगा देगा, ये तो गलत ऑर्डर लग गया। आपने डेटा भेजा हेलो हाउ आर यू, ये तो हो गया यू हेलो आर हाउ, पूरा मैसेज ही चेंज हो गया। तो रिसीवर जब डेटा को रीअसेंबल करे तो रीअसेंबल करने के टाइम पे करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। इसको थोड़ा साइड रखते हैं और वापस आते हैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल पे। मान के चलते हैं कि आपको कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है, कुछ 100 पेजों का, 100 पन्नों के ऊपर आपको एक लेट्स से नेटवर्किंग के ऊपर आपको 100 पेजेस के ऊपर, या फिर किसी चीज के ऊपर आपको स्टोरी लिखने के लिए बोला 100 पेजेस का। तो आपने उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया और आपने 100 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लिया, जो 100 पेजेस का जो स्टोरी था वो अपने प्रिंट आउट निकाल लिया, और निकालने के बाद वो 100 पेजेस को आप लेके जा रहे हैं बाइंडिंग कराने के लिए। आप रास्ते में जा रहे हैं उसको बाइंडिंग कराने के लिए, चलो भाई इसको बाइंड करा दूं, लेकिन गलती से आपका पैर पत्थर पे लगा और सारे के सारे पन्ने आपसे नीचे बिखर गए, वो 100 पेजेस नीचे बिखर गए। अब आप मुझे बताइए कि उन पन्नों को कैसे समेटेंगे आप, बताइए, आंसर आप दीजिए मुझे। और न्यूमेरिक ऑर्डर में सर। डेफिनेटली। अगर वो पन्ने बिखर के चले भी गए, चलो बिखर गए कोई बात नहीं, तो उनको दोबारा से मैं रीऑर्डर कर सकता हूं उनके पेज नंबर के बेसिस पे। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपने जब उसका प्रिंट आउट निकाल रहे थे उसमें पेज नंबर डालना भूल गए, तो क्या आप उस पन्नों को रीऑर्डर कर सकते हैं? मुश्किल होगी कि नहीं होगी? अगर आपके उन 100 पन्नों पे अगर पेज नंबर मेंशन ना हो तो क्या उन 100 पन्नों को वापस से रीऑर्डर कर पाएंगे? टेल मी, नहीं कर पाएंगे। पता ही नहीं कौन सा पन्ना पहले, कौन सा पन्ना दूसरा है, कौन सा पन्ना तीसरा है, प्रॉब्लम आ जाएगा ना। आप कहेंगे छोड़ यार दोबारा प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए दैट्स इट। तो इसी तरीके से भाई सीक्वेंस नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो डेटा का ऑर्डर भी हम करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लगा सकते। तो दूसरा काम है आपके, कहाँ गया, दूसरा काम है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंसिंग।
सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? ऑब्वियसली डेटा को सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना, सो दैट रिसीविंग एंड पे डेटा की सीक्वेंसिंग किया जा सके, सीक्वेंस के बेसिस पे उसको डेटा को ऑर्डर पे वापस से रीअसेंबल किया जा सके। तो दूसरा काम है सेगमेंटेशन, सॉरी सेगमेंटेशन फर्स्ट काम, सेकंड काम सीक्वेंसिंग। तो लेट्स से ये डेटा था हमारे पास, अब ये डेटा को क्या करेगा? रीऑर्डर करेगा। तो जैसे लेट्स से एग्जांपल मेरे पास ये सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स हैं, जैसे 4 चंक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। हाउ? लेट्स डू दैट। दिस इज द फर्स्ट पैकेट, दिस इज द फर्स्ट चंक आउट ऑफ 4। ये जरूरी है बोलना। अब आपका रिसीवर को पता लगेगा इस 4 नंबर से कि भाई टोटल 4 पैकेट्स आने हैं, और उस 4 पैकेट का ये कौन सा भाग है? पहला भाग है। सेम चीज इधर भी सीक्वेंस नंबर होगा। हाउ का? हेलो हाउ, हाउ का मतलब है ये सेकंड पैकेट है आउट ऑफ 4, दिस इज द थर्ड पैकेट आउट ऑफ 4 एंड द फोर्थ पैकेट आउट ऑफ 4। इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये डेटा एक अनऑर्डर फॉर्मेट में अगर रिसीव होता है, क्योंकि देखो नेटवर्क में कंजेशन होने की वजह से डेटा आगे पीछे रिसीव हो सकता है, तो रिसीविंग एंड पे उसको करेक्ट फॉर्मेट में पहले तो करेक्ट फॉर्मेट में लगाया, मतलब असेंबल किया जा सके, और हाउ मेनी पैकेट्स आई कैन रिसीव वो भी पता लग सके। तो दिस इज द फॉर्मेट गाइस, द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन हैंडल इट। सब चीज़ें बैकएंड पे हो रही होती हैं, ये सब चीज़ें बैकएंड में हो रही है, समझने के लिए हम चीज़ों का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सीक्वेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा को छोटे छोटे टुकड़े करना, और उन टुकड़ों के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना, सो दैट नेटवर्क के अंदर जब वो रिसीव किया जाए तो उसको करेक्ट फॉर्मेट में असेंबल किया जा सके। दिस इज द सीक्वेंस नंबर। अब एक बात बताओ, एक और चीज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मेरा ये वाला पैकेट नेटवर्क में लॉस हो गया, फिर तो अब रिसीवर को हेलो यू और आर मिला, हाउ तो मिला ही नहीं। तो सेंडर को कैसे पता लगेगा कि जो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया उसको मिला या नहीं मिला? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 चीजें जरूर पूछता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलते हो हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। और मैं बोल रहा हूं कि अगर क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप कहते हैं हाँ विजिबल है। उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। अगर मैं ये 2 चीज स्टार्टिंग में ना पूछूं और 2 घंटे मैं बोलता चला जाऊं, बाद में देख रहा हूं कि सब लोग गायब हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी और आप लोगों को मेरा स्क्रीन भी विजिबल नहीं था। तो आप मेरे लिए वेट थोड़ी करेंगे, अब चले जाएंगे और मैं बोलता चला जाऊंगा। तो क्या हुआ? एक तो टाइम वेस्ट हुआ, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे रहा था सारा इन्फॉर्मेशन लॉस हो गया, वो आप तक पहुंचा ही नहीं। तो अगर आप मुझे बीच में बोल दे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे इंश्योर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मतलब प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना पड़ेगा। सेम चीज। तो यहां पे जो तीसरा काम है सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर का, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी जब आपका पैकेट रिसीव होगा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। अगर मुझे किसी पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, अगर मेरे को किसी पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पैकेट मिला नहीं आपको, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गिविंग मी एक्नॉलेजमेंट। तो उस एक्नॉलेजमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं किसी डेटा की, किसी पैकेट की अगर मैं एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता हूं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का चौथा काम है रीट्रांसमिशन। देखो आप कुछ नहीं करोगे, मैं दोबारा बार बार बताता हूं, चल रहा हूं इस पॉइंट को, कि यहां पे कोई भी चीज हम नहीं करेंगे। हमने तो डेटा भेज दिया नेटवर्क में, वो जाए ना जाए वो ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करेगी। पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए नहीं चाहिए, वो सब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल कर रही है। हम सिर्फ प्रोसेस को समझ रहे हैं। मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये चीजें पैकेट में हो रही हैं, हम चीज उस प्रोसेस को समझ रहे हैं। इंटरव्यू में इससे चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज
of transport layer. These are the 4 responsibilities: segmentation, sequencing, acknowledgement and retransmission. Retransmission क्या होगा? Anything is got lost, anything get lost, you will retransmit. If someone not, if the receiver is not receive my data, the sender will retransmit. जैसे आपको कई बार चीज समझ में नहीं आती, सर समझ में नहीं, दोबारा बोलिए, मतलब मैंने जो चीज भेजा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिली बट आपके समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल के लिए डेटा मिला ही नहीं, या एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग द सेशन, हमारा नेटवर्क में ग्लिच आ गया, ब्रेक हो गया 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए हमारे नेटवर्क में ग्लिच आ गया, तो जो 10 सेकंड का जो मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला, सर 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 आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, रीट्रांसमिट कर रहा हूँ। अब मुझे बोल रहे हैं ना, अब तो बोल क्या बता रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर, लेकिन कंप्यूटर थोड़ी बोलेंगे। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, समझ जाऊंगा कि भैया सामने वालों को मिला ही नहीं कुछ। तो रीट्रांसमिशन, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है रीट्रांसमिशन। तो दीज आर द फोर फीचर ऑफ योर ट्रांसपोर्ट लेयर: एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन, सीक्वेंसिंग एंड सेगमेंटेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके अंदर एक चीज और आती है, प्लीज गाइस एक्नॉलेज जरूर करा करें, नहीं तो हम लोग टीसी हम लोग देखो मेरा काम यही है। हाँ जी, अभी देखो आप लोग नहीं बोलते तो मैं दोबारा से रीट्रांसमिट कर रहा हूँ ना कि आपको समझ में आया, बोलिए बोलिए, यही होती है रीट्रांसमिशन। आप तक मेरी आवाज़ क्या पता ना पहुँच रही हो, मैं दोबारा ट्रांसमिट करता हूँ कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, समझ में आया, आप नहीं बोलते फिर बोलते हाँ जी समझ में आया, तो यही होता हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, यही ट्रांसपोर्ट लेयर भी बैकएंड में कर रहा होता है। ठीक है, तो रीट्रांसमिशन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ चीज़ें ध्यान देना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास 2 प्रोटोकॉल हैं गाइस, देयर आर 2 प्रोटोकॉल्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, व्हाट आर द प्रोटोकॉल इन ट्रांसपोर्ट लेयर? तो देयर आर 2 प्रोटोकॉल गाइस, टीसीपी एंड यूडीपी। वेरी और ध्यान रखना, इंटरव्यू का हॉट टॉपिक है ये, नेटवर्किंग का हॉट टॉपिक आता है ये, टीसीपी और यूडीपी। कोई भी इंटरव्यू देने जाओ नेटवर्किंग के अंदर, मैं गारंटी बोल सकता हूँ 99% टीसीपी यूडीपी में पूछेंगे, क्योंकि टीसीपी और यूडीपी यही मेन प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो आपके एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब समझते हैं कि टीसीपी यूडीपी में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल टीसीपी एंड यूडीपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। देयर आर 2 प्रोटोकॉल गाइस, ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 प्रोटोकॉल हैं, देयर आर 2 प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो वन इज टीसीपी एंड सेकंड इज यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी की फुल के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको टीसीपी के बारे में बताता हूँ और मैं यहाँ पे फिर यूडीपी के बारे में बताता हूँ। एक काम करते हैं, नॉट देयर, इस पे चलते हैं। चलिए, टीसीपी एंड यूडीपी। तो TCP stand for Transmission Control Protocol. UDP stand for User Datagram Protocol. अब मैं आपको इसके अंदर आज एक ऐसी चीज बताऊंगा, आपने TCP UDP के बारे में बतेरी चीजें पढ़ी होंगी यूट्यूब में जहां पे पढ़ा होगा, लेकिन एक जो लाइन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब में आपको मे भी शायद एक या 2 लोगों ने बताया होगा। तो TCP UDP के बारे में ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे, और इंटरव्यू में चीजें आती हैं कई बार, तो वो भी बताऊंगा क्या डिफरेंस है, जो कि मैं आज वो बताऊंगा आपको, जो अभी अपने को भी सुना भी नहीं होगा। यूडीपी टीसीपी के बारे में कई लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। चलो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दिस आर द 2 प्रोटोकॉल गाइस इन ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड अब आज हम क्या कर रहे हैं, इसके डिफरेंस के बारे में समझ रहे हैं कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी का जो पहला है वो है हमारा, इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। देखो मैं बता दूं, आज हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मैं फोकस इसीलिए इतना कर रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं
कि आपसे कोई चीज पूछे जाए तो अगर मैं जो चीज आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनोगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कहीं से कुछ भी पूछ ले आपके पास उसका जवाब होगा। दैट्स वाई यहां पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम मेरा लगता है, मेरा सबसे ज्यादा टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ाने में लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हम वन बाय वन एंड विद द प्रैक्टिकल एज वेल। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा, जो प्रैक्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा उसको आपको सिर्फ समझना है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अभी कुछ भी चीजें प्रैक्टिकल अपने एंड से नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीजें जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे दिमाग में जो चीज क्लिक नहीं करेगी। समझा दूंगा, समझ तो आ जाएगा, पढ़ भी लोगे, लेकिन वो रट लोगे। लेकिन जब उसको अपने आंखों से होते हुए देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो अभी मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, उसको मैं करके भी दिखाऊंगा एज अ प्रैक्टिकल, सो दैट यू कैन क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपकी चीजें। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो टीसीपी है, सॉरी जो टीसीपी है, ट्रांसपोर्ट टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एंड यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। देखो अभी मैं इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगा, अभी पहले मैं डिफरेंशिएट लिखवा देता हूं, फिर वन बाय वन एक एक चीजों को पकड़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। टीसीपी जो है टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है एंड इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, टीसीपी जो है एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, बट यूडीपी नो एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी प्रोवाइड रीट्रांसमिशन एंड यूडीपी नो रीट्रांसमिशन। टीसीपी जो है इट्स अ स्लो प्रोटोकॉल, यूडीपी फास्ट। टीसीपी स्लो प्रोटोकॉल और यूडीपी क्या है, फास्ट है। टीसीपी का जो हेडर साइज है, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, ये जितने भी हेडर्स हैं टीसीपी, यूडीपी, आईपी हेडर, मैक एड्रेस हेडर, डेटा लिंक लेयर हेडर, ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे, एक पूरा डेडिकेटेड सेशन रखूंगा। पहले कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ चीजें सीख लेंगे, और बीच में एक दिन हमारा पूरा सेशन इसी के ऊपर रहेगा। ये ऑलमोस्ट जब हमारा आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तक आप चीज़ों को काफ़ी तक समझने लग जाओगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, और उस टाइम अगर मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ ये चीज़ें पहले देखो, बताओ ये जो चीज़ें है ना, हेडर्स वगैरह पढ़ाने का काम पहले दिन का ही होता है। दूसरे यानी जब हम टीसीपी यूडीपी पढ़ाते हैं तभी हम लोग हेडर को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो अभी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर पढ़ाऊंगा तो आप चीज़ों को रटोगे, और मुझे यही नहीं करवाना, क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह से सीखता हुआ आया हूँ, और मुझे पता कि जब मैं आपकी एज में था, मतलब आपके इसमें जब आप जैसे आज बैठ के सीख रहे हो, मैं भी इस टाइम पे सीख रहा था, तो जब मुझे ये चीज़ें पढ़ाई गई थी मेरे ऊपर से ऐसे निकले थे जब तब रॉकेट। और अब मैं जब उस चीज़ को बाद में जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिली, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ कब हम समझ सकते हैं। तो ये जो हेडर वगैरह हम पढ़ेंगे, अभी हेडर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेटली। पहले आप, हमारा आधा सिलेबस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा। हमारा एक प्रॉपर डेडिकेशन सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको 2-3 दिन कंटिन्यू हेडर ही पढ़ाऊंगा। एक दिन आईपी हेडर को पकड़ लेंगे, एक दिन टीसीपी को पकड़ लेंगे, एक दिन यूडीपी को पकड़ लेंगे, और एक दिन हम मैक को पकड़ लेंगे, इथरनेट हेडर। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, उसके अंदर एक एक फील्ड के बारे में समझाऊंगा, और इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हेडर क्या होता है बस समझ लो, कवर होता है हेडर, इसका कवर। हेडर साइज जो है हमारा 20 to 60 बाइट होता है, और इसका 4 बाइट का होता है, सॉरी 8 बाइट है, मे भी शायद नॉट 4 बाइट, 8 बाइट। ठीक है, ये 8 बाइट का होता है। तो यूडीपी जो है वो हमारा फास्ट होता है, इसमें 8 बिट का हेडर लगता है, और इसमें हेडर साइज 20 to 60 बाइट लगता है हेडर साइज। अभी हेडर साइज को सिर्फ रट लो बस, हाँ, कि हेडर साइज कुछ होता है, टीसीपी का 20 to 60 बाइट होता है और यूडीपी का 8 बाइट होता है। अब ये होता क्या है, जब मैं हेडर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। एक सेकंड देना गाइस, 1 मिनट, 1 मिनट देना बस मुझे, जस्ट अभी। हाँ जी, आ गया वापस मैं, 1 मिनट। हाँ जी, मैं वापस आ गया, 1 मिनट। सो नाउ
तो दिस इज ऑल अबाउट टीसीपी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। व्हाट डू मीन बाय द कनेक्शन ओरिएंटेड? तो अगर आप इंटरव्यू में बोल देते हो कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो वो वहीं पे बोलेगा ठीक है, ओके 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 ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी कि ये जो कनेक्शन, सॉरी ये मैं फुल फॉर्म पे मैंने फुल फॉर्म पे कलर कर दिया, सॉरी, ये है जो हमारा टीसीपी है, वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। आपने बोल दिया, वही इंटरव्यूअर आपको पूछ के रोक के पूछ लेगा ठीक है मुझे बताओ कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है। ना एक्सप्लेन मी व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब आप उसको कैसे बोलेंगे? सो कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड means TCP provide three-way handshake। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है थ्री वे हैंडशेक, यानी टीसीपी प्रोटोकॉल नेटवर्क में डेटा भेजने से पहले एक वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और उसके बाद ही डेटा भेजता है। ध्यान रखना, डेटा नेटवर्क में तब तक नहीं जाएगा जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा, और इसी कनेक्शन को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड बिफोर सेंड एक्चुअल डेटा TCP establish one virtual connection that is known as connection oriented। कनेक्शन ओरिएंटेड में TCP थ्री वे हैंडशेक, दैट्स इट। ये भी बोल सकते हो। व्हाई? देखो, मैंने डेटा भेज दिया डायरेक्टली, रिसीवर रेडी नहीं था डेटा रिसीव करने के लिए, क्या होगा? डेटा लॉस। मैं डेटा अगर नेटवर्क में डायरेक्टली भेज दूं, रिसीवर रेडी नहीं है, तो क्या होगा? डेटा लॉस हो जाएगा। तो टीसीपी के थ्रू जब भी नेटवर्क में डेटा जाता है तो पहले टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म होता है, और टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक होने के बाद ही आपका कनेक्शन बनता है और फिर नेटवर्क में डेटा जाता है। तो कैसे कनेक्शन, अभी टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक कैसे होता है उसको समझेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक। इंटरव्यू का ये भी एक हॉट टॉपिक है, ध्यान रखना। इंटरव्यूअर कैन आस्क यू, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज टीसीपी थ्री वे हैंडशेक? गाइस, अभी जितने भी ओएसआई मॉडल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी ओएसआई मॉडल खत्म होते ही एक छोटा सा क्विज आपको दिया जाएगा और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी हर टॉपिक के आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, देखो ये वही वाली बात होगी जो अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले कि टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक को समझाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल फिर से देता हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था, दोबारा रिपीट करूंगा। मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूं, पढ़ाने से पहले दो चीजें जरूर पूछता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर आप लोग कनेक्टेड होंगे मेरे से तो डेफिनेटली आप उसको यस करेंगे, हाँ जी सर आ गया, हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है। एक बात बताओ, चलो इसको भी साइड में रखो। आप लोग रोज कॉल करते हो अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, सबको, और जैसे कॉल करते हो सामने से फोन उठाते हो, आप क्या बोलते हो? हेलो। और दूसरा वाला भी क्या बोलता है? हेलो। उस हेलो का मतलब ये थोड़ी होता कि हेलो भाई कैसा है तू। वो एक नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, हेलो। सामने वाला हेलो बोल रहा है, अब मेरे को उसकी हेलो समझ आई दी, उसने भी मेरा हेलो सुन लिया, इसका मतलब क्या है? वी आर कनेक्टेड। और डायरेक्टली उसके बाद हम बोलना शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि फोन करते बोलना शुरू? कभी कभी होता है, को बात अलग है, लेकिन जब भी बंदा कोई फोन करता है वो पहले हेलो ही बोलता है, और सामने वाला भी हेलो ही बोलता है। उसकी हेलो मुझे सुनाई दे दी, मेरी हेलो उसने सुन ली, समझ गए, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। अब फिर हम बात करना शुरू करते हैं, यही होता है। और क्या होगा कि अगर मैं बात करते करते बीच में आपकी आवाज आनी बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा? कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करूंगा, फिर से रीट्रांसमिट करूंगा, फिर से रिकनेक्ट कॉल करूंगा आपको। नेटवर्क में भी यही चीज होती है। नेटवर्क में डेटा भेजने से पहले
कनेक्शन चेक कर दिया जाता है। whenever sender send any data, he will check receiver are ready for accept the data। तो इसके लिए टीसीपी का 3 वे हैंडशेक होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि टीसीपी के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जो यूडीपी पे काम करते हैं। जैसे हम रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो जब वेबसाइट एक्सेस करोगे तो सबसे पहले आपके क्लाइंट के बीच में, यानी आपके लैपटॉप, आप डेस्कटॉप, जिससे भी आप एक्सेस कर रहे हो, उससे एक टीसीपी का रिक्वेस्ट जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड रिक्वेस्ट जाता है। तो ये कैसे होता है, लेट मी शो यू। तो मेरे पास नेटवर्क में होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट ले लेता हूँ और एक सर्वर ले लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये क्लाइंट सर्वर, देखो क्लाइंट सर्वर एक वर्ड है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वर एक मशीन होता है, ठीक है, एग्री, रियल में यही होता है। लेकिन मैं आपको एक और लॉजिकल आंसर दूं तो यहाँ पे एक मशीन भी सर्वर हो सकता है, मतलब एक लैपटॉप मशीन, आपका लैपटॉप भी सर्वर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने लैपटॉप से आपके लैपटॉप आपको डेटा भेज रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप से आपको डेटा भेज रहा हूं, तो मैं डेटा भेज रहा हूं और आप डेटा को रिसीव कर रहे हैं। एज पर नाउ मैं सर्वर हूं क्योंकि मैं डेटा आपको दे रहा हूं, और आप क्लाइंट हैं क्योंकि आप डेटा को रिसीव कर रहे हैं। एक टर्म्स के हिसाब से समझा रहा हूं मैं। और थोड़ी देर के बाद आपने डेटा मुझे भेजा, तो इस टाइम पे आप सर्वर हुए, मैं क्लाइंट हुआ। सर्वर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डेटा देता है, और क्लाइंट वो होता है जो कि सर्विसेज को रिसीव करता है, डेटा को रिसीव करता है। ये भी एक टर्म है। अब यहां पे मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइस ले सकता हूं मैं सर्वर ले लिया, यहां पे क्लाइंट ले लिया। तो दिस इज अ क्लाइंट एंड दिस इज अ सर्वर, दिस इज द क्लाइंट एंड दिस इज अ सर्वर। अब यहां पे मैं पहले एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, फिर उस एग्जांपल को दोबारा दोहराऊंगा विद सम एडवांस ऑप्शन, एंड विल सी सम प्रैक्टिकल, ताकि क्लियरिटी और मिल पाए। अब यहां पे बिल्कुल फोकस रखना, कहीं पे डाउट हो तो दोबारा पूछना, बट मुझे लगता नहीं कि जैसे मैं समझाऊंगा कोई डाउट रहेगा। फिर भी कोई भी डाउट रहे तो बेझिझक पूछना है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, कोई चीज समझ में नहीं आता अब एक बार नहीं 1000 बार पूछना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग सेम प्लेटफॉर्म पर और एंड तक जाएं। तो नाउ जब भी नेटवर्क में डेटा भेजना जाएगा तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। उस कनेक्शन को बनाने के लिए क्लाइंट सबसे पहले एक पैकेट भेजता है, उसका नाम होता है सिन पैकेट। क्लाइंट क्या भेजता है, सबसे पहले एक सिन पैकेट भेजता है। सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन इस सिन का मतलब अगर मैं एक हिंदी देसी भाषा में बोलूं, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है क्लाइंट सर्वर को बोल रहा है, भाई मुझे तेरे साथ कनेक्शन बनाना है, क्या तू रेडी है। इस सिन का मतलब यही है। क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूं, क्या तू रेडी है। तो सर्वर अगर रेडी होगा, अब सर्वर रेडी भी हो सकता है, सर्वर नहीं भी हो सकता, वो कब नहीं होगा वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में वो भी। तो सर्वर अगर रेडी है तो सर्वर क्या भेजेगा, आपको सिन के बदले में एक और पैकेट भेजेगा। सर्वर इसके बदले आपको सिन प्लस एक भेजेगा, सिन प्लस एक, सिन प्लस एक। अब इस सिन प्लस एक का मतलब क्या है, जो आपने सिन पैकेट भेजा था ना, क्लाइंट ने जो सिन पैकेट भेजा था, क्लाइंट ने 1 मिनट, क्लाइंट ने जो सिन पैकेट भेजा था, सर्वर ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया। मतलब क्या है, क्लाइंट बोल रहा है सिन पैकेट भेज के, सर्वर मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूं, क्या आप रेडी हो। तो सर्वर ने बोला यस, तभी उसने एक्नॉलेजमेंट दिया। और सर्वर क्या कर रहा है, अपना भी सिन भेज रहा है और बोल रहा है, भाई मैं भी तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूं, क्या तू भी रेडी है। तो अगर क्लाइंट रेडी होगा तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट यहां पे एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, क्लाइंट यहां पे एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। और अगर क्लाइंट का एक्नॉलेजमेंट सर्वर को मिल गया, तो अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। नाउ क्लाइंट एंड सर्वर will establish connection
स्टैब्लिश, स्टैब्लिश। सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या हो गया? कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद क्लाइंट और सर्वर क्या करेंगे? डेटा सेंड एंड रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, बट ये चीज समझ में आया सबको? पहले बताइए, ये 3 पैकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लाइंट ने सिन क्यों भेजा? कनेक्शन बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर बदले में उसको एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, और साथ में एक सिन भी भेज रहा है, ताकि वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैं भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और क्लाइंट भी क्या कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। ये प्रोसेस समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं दोबारा आके कंप्लीट करता हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताएंगे, कोई देखता हूँ किसके दिमाग में ये चीज आ जाती है। वैसे तो बहुत इजी है। टीसीपी का जो 3 वे हैंडशेक है, वो 3 वे हैंडशेक ही क्यों है? 4 वे हैंडशेक क्यों नहीं है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ये प्रोसेस ऐसे भी तो हो सकता था, क्लाइंट ने सिन भेजा, क्लाइंट ने सिन भेजा, सर्वर ने इसकी एक्नॉलेजमेंट दी, फिर सर्वर ने अपना सिन भेजा, और फिर क्लाइंट ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया। ये प्रोसेस ऐसा भी तो हो सकता था, यस और नो? मैं कलरफुल कर देता हूं। ये सिन पैकेट भेजा क्लाइंट ने, सर्वर ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया, फिर सर्वर ने अपना सिन भेजा और क्लाइंट ने उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया। ये पैकेट ऐसे भी तो जा सकता था। तो जिसने टीसीपी को बनाया उसने देखा वह 4 पैकेट जा रहे हैं, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा है, तो क्या हम इस प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, जब सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, तो इसी एक्नॉलेजमेंट के साथ ही सर्वर अपना सिन लगा के भेज देगा, जिससे क्या होगा कि एक पैकेट कम हो जाएगा। तो एक पैकेट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोसेस में फास्ट तो होगा। तो दैट्स द रीजन गाइस। इसमें जो भी टीसीपी को जिसने डिजाइन किया, जिस साइंटिस्ट ने बनाया, उसने ये चीज सोची कि भैया जो सर्वर एक्नॉलेजमेंट देगा इस सिन का, जब सर्वर अपने इस सिन का सर्वर जब अपने सिन का एक्नॉलेजमेंट देगा, तो उसी के साथ ये अपना सिन भी भेज देगा, और क्लाइंट उसकी एक्नॉलेजमेंट अलग से देगा। प्रोसेस 4 की जगह 3 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये रीज़न था कि एक कम पैकेट यूज़ हो, ताकि हमारी जो टीसीपी का 3 वे हैंडशेक का प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाए, इस रीज़न से। अब यहाँ पे देखो, अब मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा और डिटेल में लेके चल रहा हूँ, ठीक है? देखो, मान के चलते ये जो सर्वर है एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर, ठीक है? अब वेब सर्वर है तो आपको मालूम है कि वेब सर्वर के लिए 2 प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है गाइस, एक एचटीटीपी और एक एचटीटीपीएस। लेकिन आजकल सारे की सारी वेबसाइट जो है वो एचटीटीपीएस बेस्ड होती है। तो इस सर्वर पे कौन सी सर्विस चल रही होगी? सर्वर पे एचटीटीपीएस। और एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर कितना होता है? 443। अब पहली बात, ये पोर्ट नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज अ पोर्ट नंबर? दिस अ पोर्ट नंबर गाइस। तो पहले एक पोर्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। पोर्ट नंबर इज अ लॉजिकल पोर्ट नंबर इज अ लॉजिकल नंबर डिफाइंड बाय decimal digit, and it is identify the services in ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। पोर्ट नंबर एक लॉजिकल नंबर है डिफाइंड बाय जो कि डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल डिजिट होती है वो,
और इसका मेन पर्पस है कि सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो आप अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे, आप वेब ब्राउजर यूज करेंगे, आप वेब ब्राउजर यूज करेंगे। जब आप वेब ब्राउजर यूज करेंगे तो वहां पे आप टाइप करेंगे www.cisco.com। तो जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो इसके साथ स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, HTTPS। इसके स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, HTTPS। क्या ये आपने लगाया, नहीं, आपके एप्लीकेशन ने लगाया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एप्लीकेशन में डिफाइन किया गया है। अब ये सर ये क्या बताता है कि आप एक वेब सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो, आपने एक HTTPS प्रोटोकॉल को यूज किया एप्लीकेशन लेयर पे। तो जब वो डेटा, अब ये जो डेटा है कौन से प्रोटोकॉल ने जनरेट किया, एप्लीकेशन ने। देखो एप्लीकेशन एक जरिया है जिसके थ्रू आप नेटवर्क में डेटा भेजते हो, लेकिन उस डेटा को जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रोटोकॉल। आपकी जो कम्युनिकेशन होती है प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे विल कम्युनिकेट, रूल के अगेंस्ट जाएंगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल है। वी आर यूजिंग एप्लीकेशन ओके फॉर सेंडिंग डेटा, फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशंस, फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा, बट एप्लीकेशन के अंदर प्रोटोकॉल सेट होते हैं। तो जब मैंने www.cisco.com टाइप किया तो स्टार्टिंग में HTTPS ऑटोमेटिकली लग गया, क्योंकि एप्लीकेशन पे डिफाइन है पहले से, और ये बताता है कि हम एक वेब सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। अब मेरा एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ, HTTPS। दैट इज, अभी जो HTTPS है, DNS है, DSCP है, गाइज ये एक नाम है। HTTPS एक नाम है, देख रहे हैं ना, HTTPS इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऐसे अगर DNS का एक्सेस करें तो DNS का एक्सेस आएगा, ऐसे DSCP है। तो आपके एप्लीकेशन लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लाइक दिस, सॉरी 1 मिनट, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि हमारे नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP है, DNS है, SMTP है, FTP है, DSCP है। तो एप्लीकेशन क्या करती है, इन प्रोटोकॉल को यूज करती है अपने एप्लीकेशन पे। तो जब एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट होता है वो कौन से लेयर पे आता है, फाइनली प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है, फिर सेशन लेयर पे आता है, फिर वो कहाँ पे हैंड ओवर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे लेट्स से हमारा HTTPS यूज हुआ है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि HTTPS की सर्विस यूज हुई है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एक पोर्ट नंबर डिफाइन होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो पोर्ट नंबर क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, नेटवर्क में जो डिवाइसेस होते हैं वो इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, मराठी, गुजराती, बंगला ये सब नहीं समझती, वो सिर्फ एक ही समझती है नंबर, वो नंबर सिस्टम। कंप्यूटर्स नंबर्स में डील करती हैं, डिवाइसेस नेटवर्क में नंबर्स में डील करती हैं। बाइनरी लैंग्वेज हो गया या फिर डेसिमल नंबर्स हो गए, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी। दैट्स व्हाई कि अगर मेरे एप्लीकेशन लेयर पे अगर कोई प्रोटोकॉल यूज हुआ है, उस प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या डिफाइन किया गया, पोर्ट नंबर। क्या डिफाइन किया गया, पोर्ट नंबर। और ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल के पहले से ही पोर्ट नंबर प्री डिफाइंड है। अगर मेरा HTTP की सर्विस यूज हुई है तो TCP पे जाके उसका 80 पोर्ट नंबर यूज होगा। अगर मेरा HTTPS यूज हुआ है तो 443 यूज होगा। अगर मेरा DNS यूज हुआ है तो 53 यूज होगा। अगर मेरा DSCP यूज हुआ तो 67 होगा। अगर मेरा FTP यूज हुआ तो मेरा 20 होगा। तो हर प्रोटोकॉल का अपना एक सर्टेन पोर्ट नंबर है। तो सर एक मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सर जो पोर्ट नंबर है बेसिकली सर्विस को डिफाइन करता है या प्रोटोकॉल को? सर्विस प्रोटोकॉल एक ही चीज है। अच्छा, HTTPS को आप सर्विस बोल लो या उसको एक प्रोटोकॉल बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है? ठीक है। अलग अलग नहीं है, दिस आर द सेम थिंग। ओके, क्लियर है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने बोला DNS एक सर्विस है, राइट। जब इस प्रोटोकॉल को आप सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो सर्वर क्या करेगा, DNS की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? हाँ,
जब इस SMTP प्रोटोकॉल को हम एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो मेल की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? क्लियर है? सर ये जो हाँ। प्रोटोकॉल ठीक है। मतलब डिफाइन किसने किया होगा? कि DNS का काम क्या है, STTP का काम क्या है, ये हाँ पूछ रहे हैं? ये ये प्रोटोकॉल ये भी साइंटिस्ट जिन्होंने इसको अच्छा बनाया है। ठीक है। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल्स है इनको बनाने वाले साइंटिस्ट थे जो बहुत पहले बनाए गए थे और आज तक ये यूज होते हुए आ रहे हैं। इनका अलग अलग काम है, जैसे जैसे हम आगे नेटवर्क में बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इन प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी और हमें मिलती रहेंगी। नॉट ओनली जानकारी, हम इनको कॉन्फ़िगर भी करेंगे, सीखेंगे भी कैसे काम करता है डेफिनेटली। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए वापस कहाँ गए हम लोग, उस पे हमारी वो जो इमेज थी कहाँ गई, TCP की 3 वेरिएंट्स इसमें समझा रहा था, या दिस वन। अब यहाँ पे तो मान के चलते हैं ये जो क्लाइंट है ये हमारी वेबसाइट है, वेब सर्वर है सिस्को की, और सिस्को की वेबसाइट किस पे होस्टेड है? HTTPS पे है, सिक्योर वेबसाइट है। तो जब आप अपने ब्राउजर पे जाके टाइप करोगे www.google.com, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? HTTPS अपने आप लग जाएगा, यानी आपका क्लाइंट क्या करेगा? एक सिन पैकेट भेजेगा। अब इस सिन पैकेट के अंदर ना कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, इस सिन पैकेट है, इस सिन पैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होगी। अभी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाए, नॉट ऑल, इतनी चीजें बताऊंगा जो कि आप डाइजेस्ट कर जाएंगे। अब इस सिन पैकेट के अंदर होगा एक सीक्वेंस नंबर, एक सीक्वेंस नंबर होगा। अब इस सीक्वेंस नंबर कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, मैं ले लेता हूं यहां पे 0, एज्यूम कर लेते हैं हम सीक्वेंस नंबर 0, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं यहां पे 0 ले लेता हूं। और यहां पे एक और ऑप्शन होगा, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको हम आगे चल के जब मैं आपको पैकेट फ्लो पढ़ाऊंगा और डिटेल में मिलेगा। अभी के लिए जो चीज पे फोकस करना है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सिन पैकेट के अंदर होगा एक सीक्वेंस नंबर, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, हमने ले लिया लेट्स से 0 है, और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, इन दोनों पे। अभी सोर्स पोर्ट नंबर को छोड़ दो, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सीक्वेंस पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का मतलब है कि आप कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर के। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस www.cisco.com वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं? HTTPS बेस्ड सिक्योर वेबसाइट। तो HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है? 443। तो आपका क्लाइंट जो है वो 443 पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। जब आप www.cisco.com टाइप करेंगे तो आपके ब्राउजर पे HTTPS अपने आप लग जाएगा, इसका मतलब आपका क्लाइंट HTTPS सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए एक TCP का सिन पैकेट जनरेट करेगा, और इस सिन पैकेट के अंदर होगी एक सीक्वेंस नंबर और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट को अभी ना छोड़ देते हैं, अभी के लिए सोर्स पोर्ट को खत्म करो, मैं कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना चाहता, दैट्स व्हाई जो चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसी चीज को फोकस कर रहा हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिकल में वही चीज पे फोकस करवाऊंगा, उसी चीज को दिखाऊंगा, बाकी चीजों को अभी इग्नोर कर देना है। सब टाइम आएगा एक एक करके, हम वन बाय वन, जब तक हम एक चीज को डाइजेस्ट नहीं करेंगे दूसरी चीज पे अगर कुछ समझने लगेंगे तो कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। तो अभी के लिए समझिए, क्लाइंट जब एक सिन पैकेट जनरेट करेगा उस सिन पैकेट के अंदर एक सीक्वेंस नंबर होगा और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, यानी क्लाइंट क्या कर रहा है? 443 पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब अगर तो सर्वर के पास ये 443 का पोर्ट नंबर अगर चल रहा होगा, यानी आपका ये सर्वर के ऊपर अगर HTTPS की सर्विसेज कॉन्फ़िगर्ड होगी, तब आपका सर्वर क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट के ऊपर सिन प्लस एक्ट भेजेगा। ये सिन प्लस एक्ट तभी भेजेगा जब डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443 उस पर चल रहा होगा, और मान के चल रहा है बिल्कुल चल रहा है उसके ऊपर, आपका सर्वर के ऊपर HTTPS की सर्विस चल रही है क्योंकि अपने वेबसाइट को एक्सेस किया कर रहे हैं आप। तो सर्वर क्या करेगा? आपको सिन प्लस एक्ट भेजेगा, और सिन प्लस एक्ट के अंदर भी इसके पास भी एक सीक्वेंस नंबर होगा, इसके पास भी 1 मिनट, इसके पास भी एक सीक्वेंस नंबर होगा,
ठीक है। अब सीक्वेंस नंबर होगा, लेट्स से यहाँ पे 1 करेगा, सॉरी 0, और यहाँ पे होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपके सर्वर जब सिन प्लस एक् भेजेगा तो सिन प्लस एक् पैकेट के अंदर एक सीक्वेंस नंबर होगा और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर 0 होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे 1 होगा। अभी समझाऊंगा ये क्या है। फिर बदले में क्लाइंट क्या करेगा, आपके सर्वर को एक सिन पैकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, उसके बदले सिन प्लस एक् के बदले एक एक् भेजेगा। सिन एक् और एक्, यही तो बताया था मैंने। क्लाइंट ने सिन भेजा, सर्वर ने उसके एक्नॉलेजमेंट दी, प्लस अपना सिन भेजा और क्लाइंट क्या करेगा, सिन की एक्नॉलेजमेंट देगा। और एक्नॉलेजमेंट नंबर में यहां भी क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर होगा इसका 0 और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा यहाँ पे 1। अभी समझाऊंगा ये क्या चीज है। देखो क्लाइंट ने क्या किया, पहले सिन पैकेट भेजा, और सिन पैकेट भेज के क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूं। कौन से पोर्ट पे बनाना चाहता हूं, इस पोर्ट के ऊपर। अगर तो सर्वर के ऊपर ये पोर्ट नंबर चालू है, ऑन है, ओपन है, तो सर्वर आपके सिन के बदले आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा। अब क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि जो मैंने ये सिन पैकेट भेजा था ये उसी की एक्नॉलेजमेंट मुझे दे रहा है, क्योंकि सर्वर पे तो मल्टीपल लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे होंगे। तो आपका सिन पैकेट गया, बदले में सर्वर ने आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया, लेकिन आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये उसी की एक्नॉलेजमेंट दे रहा है जो मैंने भेजा था। तो इसके लिए सीक्वेंस नंबर का सारा गेम है। तो क्लाइंट ने क्या भेजा, सीक्वेंस नंबर 0, इस सिन का सीक्वेंस नंबर क्या भेजा, 0 भेजा। तो अगर मेरा ये सिन का पैकेट सर्वर रिसीव कर लेगा तो सर्वर मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट देगा, और उस एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, जो सीक्वेंस नंबर मैंने लगा के भेजा है उसमें +1 करके भेजेगा। तो अगर मुझे कोई पैकेट मिलता है, उस पैकेट के अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर, अगर मुझे जो सीक्वेंस नंबर भेजा था उसका अगर एक्नॉलेजमेंट उसमें अगर +1 करके भेजता है, तो इसका मतलब ये उसी की एक्नॉलेजमेंट है जो मैंने भेजी थी। तो अगर मान के चलते हैं कि सीक्वेंस नंबर क्लाइंट ने 100 भेजा होता, 100 सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा, लेट्स से 0 नहीं भेजा, 100 भेजा है, तो सर्वर जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना लगा के भेजेगा, 101, क्योंकि आपने 100 भेजा, वो 101 भेजेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये चीज। इसी तरीके से जब सर्वर ने भी अपना सिन पैकेट भेजा, उस सिन का एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा 0, तो क्लाइंट ने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट दिया और एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना लगा के भेजा, 1। तो एक काम और करते हैं, मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, डिफरेंट सीक्वेंस नंबर लगा के, ताकि अब ज्यादा क्लियरिटी मिल पाए। 1 मिनट। मान के चलते हैं कि क्लाइंट ने एक सिन पैकेट भेजा, क्लाइंट ने सिन पैकेट भेजा। सिन पैकेट के अंदर दो चीजें हैं, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा लेट्स से 1000, और एक्नॉलेजमेंट लगा के भेजेगा 0, क्योंकि अभी पहला पैकेट है। क्लाइंट ने सिन भेजा, सिन के अंदर सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर, दो चीजें होती हैं, दो फील्ड हैं। सीक्वेंस नंबर 1000 है और एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 है। अब जैसे ही सर्वर को ये मिलेगा तो सर्वर क्या करेगा, इसको बदले में क्या भेजेगा, एक सिन प्लस एक् भेजेगा, सिन प्लस एक् भेजा। और इस सिन प्लस एक् के अंदर क्या होगा, इसका एक सीक्वेंस नंबर होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। तो सर्वर क्या कर रहा है, अपना सीक्वेंस नंबर 500 लगा भेज रहा है, और क्योंकि इसने क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, तो क्लाइंट ने क्या सीक्वेंस नंबर भेजा था, 1000। तो अब सर्वर इसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा, 1001 से देगा, +1 करके। अब जब ये सिन प्लस एक् आपके क्लाइंट को मिलेगा, तो क्लाइंट क्या करेगा, इसके बदले में एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। क्लाइंट बदले में क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट पैकेट। इस एक्नॉलेजमेंट पैकेट के अंदर भी सीक्वेंस नंबर होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा।
सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अब ये कोई कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मतलब कोई सीक्वेंस नंबर नहीं भेज रहा, 0 रहेगा क्योंकि उसका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जो सर्वर ने 500 लगा के भेजा, इसके अंदर 501 लगा के भेजेगा। तो ध्यान से समझो, क्लाइंट ने एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा सिन पैकेट के अंदर, और क्लाइंट अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट 1001 रिसीव कर रहा है, तो मतलब ये इसी सिन का एक्नॉलेजमेंट है। अब सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर अपनी लगा के भेज रहा है सीक्वेंस नंबर, और क्लाइंट क्या कर रहा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे दे रहा है। तो अब ये कनेक्शन मेरा क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। तो दिस इज द 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। कई बार ये प्रोसेस फेल भी हो जाता है, 3-वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके ऊपर भी एक कहानी आती है, चलो उसको भी पढ़ते हैं। अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगेन वही क्लाइंट है हमारा, अगेन वही सर्वर है हमारे पास। अब मान के चलते हैं आपका जो क्लाइंट है एक सिन पैकेट भेज रहा है सर्वर के साथ, एक कनेक्शन बनाना चाह रहा है। कनेक्शन जो बना रहा है उसमें जो सीक्वेंस नंबर है, 1 मिनट, उसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो लेट्स से 1000 भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। मान के चलो कि आपका क्लाइंट सर्वर के साथ 23 पोर्ट नंबर, यानी 23 होता है टेलनेट का पोर्ट होता है, ध्यान रखना, 23 ले लेते हैं, फिर लेट्स से 22 ले लेते हैं। SSH जो 22 पोर्ट नंबर है वो SSH के लिए होता है। हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है गाइस एप्लीकेशन लेयर पे, टेलनेट, SSH, FTP, HTTPS, DNS, DHCP। तो जो पोर्ट नंबर 22 होता है ना वो SSH के लिए होता है। सिक्योर शेल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, सिर्फ आप नाम समझ लो कि 22 पोर्ट नंबर किसका होता है, SSH का होता है। SSH पोर्ट नंबर कितना होता है, 22, इतना याद रखो बस। यानी आपका क्लाइंट सर्वर के साथ SSH कनेक्शन बनाने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है। अब जैसी ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर बदले में सिन प्लस एक् नहीं भेजेगा, क्योंकि आपके सर्वर पे लेट्स से मान के चलते हैं इस सर्वर के पास नो SSH सर्विस रनिंग। मान के चलते हैं इस सर्वर के ऊपर कोई भी SSH की सर्विस नहीं चल रही है, तो सर्वर आपको इसके बदले क्या भेजेगा, इसके बदले सर्वर आपको एक गलत एरर हो गया, सर्वर आपको क्या भेजेगा, एक रीसेट कनेक्शन भेज देगा, RST का मतलब है कि सर्वर बोल रहा है सॉरी दोस्त, आई एम नॉट रनिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर मी टू मी, सॉरी भैया जो रिक्वेस्ट आप मुझे भेज रहे हो, जिस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो सर्विस मैं अपने ऊपर चला ही नहीं रहा। होता है ना भाई, आप किसी काउंटर में चले जाते हैं, उस काउंटर पे जाके बोलते हैं भाई ये चीज़ दे दो, बोलता है सॉरी बॉस आप गलत लाइन में लग गए, उस वाली लाइन में लग गए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं बनती। होता है ना कई बार, ये वही बात है कि आपके क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा कि भैया मैं आपके साथ SSH कनेक्शन बनाने चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि सर्वर के ऊपर कोई भी SSH का कनेक्शन, कोई भी सर्विस नहीं चल रही है, तो सर्वर क्या करेगा, इसको रीसेट कर देगा, यानी कनेक्शन यहाँ पे रीसेट हो गया। यहाँ पे 3-वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट आप जिस पोर्ट के लिए भेज रहे हो वो पोर्ट उसको सर्विस चली नहीं रही सर्वर के पास। तो आपको इस केस में आपको रीसेट कनेक्शन मिला, सिन प्लस एक् नहीं भेजेगा, रीसेट भेज देगा, सॉरी। तो ये होता है हमारा सिन प्लस ए, ठीक है। तो इसको करके दिखाता हूं एक बार मैं, GNS3 पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, 1 मिनट देना। चीजें समझ में आ रही है ना सबको, ऊपर से तो कुछ आ नहीं रहा ना गाइस, चीजें तो क्लियर हो रही है ना? सर कुछ डाउट्स है। वो अभी डाउट्स बताइए, कोई नहीं बताइए कौन से डाउट्स है। यस सर सर। मैं पूछ रहा था कि जो सीन पैकेट है, बेसिकली जो फर्स्ट सीन पैकेट जो है बेसिकली वो एक सीक्वेंस नंबर कंटेंट रखता है, करेगा, बिल्कुल और करेगा। उस और उसके नेक्स्ट और उसे सीन प्लस सॉरी सीक्वेंस प्लस एससी के पैकेट। हाँ जी, सिन प्लस एक्। और एससी के ऑलवेज सीन प्लस 1।
सीक्वेंस हाँ, नंबर जो रहेगा जो सीक्वेंस, प्लस। जैसे आपने मुझे सिन पैकेट भेजा, एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजोगे, हाँ तो मैं आपको एग्जैक्टली, आपको उसको एक्नॉलेजमेंट दूंगा। हाँ मतलब लेकिन जो सीक्वेंस नंबर हाँ प्लस जो हाँ जो सीक्वेंस नंबर आपने मुझे भेजा होगा उसका एक लगा के भेजूंगा, उसमें +1 करके भेजूंगा। सर लेट्स से जो हमारा थ्री वे हैंडशेक, सॉरी थ्री वे हैंडशेक होता है, टीसीपी हैंडशेक होता है, लेट्स से द फर्स्ट बैच में सॉरी सीक्वेंस नंबर गया, फिर एससीके पे प्लस सीक्वेंस नंबर, फिर एससीके, तो ये फर्स्ट बैच हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? लाइक एक बार फिर वो रिपीट होता है या मतलब स्टॉप हो मतलब जाता है या उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन बन गया ना, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, हाँ आपके 3 वे हाँ, हैंडशेक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, फिर वो डेटा भेजना शुरू कर देंगे, देन दे विल एक्सचेंज द डेटा। अच्छा अच्छा, उसके मतलब पहले वो कनेक्शन हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल और वो रिसीव नहीं होता है, बिल्कुल, उसके बाद डेटा। वर्चुअल कनेक्शन बना लिया ना उसने, हाँ, तो सेंड, उसके बाद अभी फिर डेटा सेंड डेटा, होगा। हाँ, देन दे विल सेंड द एक्चुअल डेटा। अच्छा, और इसमें सर जो पोर्ट नंबर है बेसिकली वही सर्विस का पोर्ट नंबर है यस, जिसको वो क्या हम भेज रहे हैं, बिल्कुल, आप क्या करेक्ट? क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप सर्विस को कौन सी सर्विस एक्सेस करना चाहते हो? हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्वर में बहुत सारा रन करता रहता है, जी पर जी, जब हम 22 को भेजेंगे तो उस वो सर्वर को पता चलेगा कि ये एसएसएच का आया है और इसको इस बिल्कुल एप्लीकेशन या इस सर्विस को मैं बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पास चल रहा हो तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा, नहीं चल रहा तो मैं रिसेट कर दूंगा कनेक्शन को, ठीक है सर, होता ना। क्लियर। और सर हम्म, हाँ, और सर एक चीज लास्ट है, इन ट्रांसपोर्ट लेयर हमें हमें पता है कि इफ देयर इज अ डेटा इज फेल टू रीच, देन वो रिट्रांसमिट करता है, जी करेक्ट? जी जी जी, तो तो बेसिकली वो टीसीपी में ही होगा, राइट? बिल्कुल यूडीपी में नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यूडीपी में, टीसीपी। नो रिट्रांसमिशन, क्यों नहीं है उसके पीछे भी ओके, कहानी बताऊंगा मैं। देखो ठीक है सर, ट्रांसपोर्ट ठीक लेयर है को मैं एक क्लास में नहीं समझा सकता, अभी हम ट्रांसपोर्ट लेयर को कल कंटिन्यू सर, फिर करेंगे, डोंट वरी। अभी ठीक मैं है सर। जितना चीज अभी तक मैंने जितना चीज एक्सप्लेन करा है यहाँ तक, अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एंड खलास को खत्म करूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में अभी बहुत सारी चीजें अभी और बची हैं। मैंने बताया ना कि मेरे ठीक को है सर, चलिए। सबसे ज्यादा टाइम मैं इसी में देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर करेक्ट। ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप इसको डाइजेस्ट करने के लिए जब इस वीडियो को आप एक बार और 2 बार देखोगे ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, आप चीजों को ऑब्जर्व कर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक मिसकंसेप्शन ये था कि मतलब जब सीन पैकेट जाता है उसमें सीन मतलब सीक्वेंस नंबर रहता है प्लस उसके साथ एसी के जीरो रहता है, पर आपने चलो वो क्लियर हाँ, कर दिया कि उसमें एसी के सीन जीरो रहता पैकेट है में बिल्कुल, बस। जो पहला सिन पैकेट जाएगा उसमें एक सीक्वेंस नंबर होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर तो जीरो ही होगा। अच्छा, मतलब उसको मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट ये देखिए एसी के ना, जीरो भी कर सकते हैं अच्छा अच्छा। आप जीरो नहीं करेंगे, वो तो अपने आप लगा हाँ, के भेजेगा सिस्टम, एक्नॉलेजमेंट जीरो होगा, क्योंकि अभी कोई, बस एक्नॉलेजमेंट तब दूंगा जब मुझे कोई पैकेट मिलेगा, अभी कोई एक्नॉलेजमेंट थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो खुद अपना ओके, सीक्वेंस नंबर भेज रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट, ओके मैं सर। तो अपना खुद सीक्वेंस मतलब नंबर अगर भेज रहा हूँ, हाँ सीक्वेंस नंबर कोई भी हो पर एसी के जीरो ही हाँ रहेगा। बिल्कुल, एसी के स्टार्टिंग में एसी के जीरो ही रहेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट अभी अच्छा, अभी तो पहला पैकेट है, जब जाएगा उसकी हम्म एक्नॉलेजमेंट आएगा, जब मैं भेजूंगा तब, जब कोई मेरा रिसीव हो तभी तो एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा ना, जब मैं कुछ रिसीव ही नहीं कर रहा सीक्वेंस, हूँ तो मैं एक्नॉलेजमेंट कैसे हम्म भेजूंगा? मैं तो पहला पैकेट खुद ही जनरेट कर रहा हूँ, तो सीक्वेंस नंबर लगा के भेजूंगा, एक्नॉलेजमेंट कहेगी, पढ़ लो ना। ओके, सो इसमें मतलब सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है पर एसी के जीरो, ये मान जीरो के रहेगा, अभी चलना है। दिखा रहा हूँ, अभी वही कर रहा हूँ, वही प्रैक्टिकल करा के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ओके सर, चलिए तो मैं थैंक यू। यहाँ पे, हाँ नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं 2 राउटर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कैसे ले रहा हूँ वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। ये जो है इसको मैं क्लाइंट मान लेता हूँ, दिस इज माई क्लाइंट एंड दिस इज माई सर्वर, और मैं इसका आइकन चेंज कर लेता हूँ खाली, इसका मैं कंसोल चेंज द सिंबल, सिर्फ वो टीसीपी का 3 वे हैंडशेक दिखाऊंगा आपको मैं, और मैं कुछ जो चीज़ अभी रीसेट वाला वो सब चीज़ दिखाऊंगा, अभी जो भी हमने बात करी है उसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। क्लाइंट, ये कंप्यूटर ले लिया हमने, इसको क्लाइंट मान लिया, इसको सर्वर बनाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, चेंज द सिंबल, ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो आईपी एड्रेस को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तब मैं,
इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा दैट इज 10.0.0.1 और इसका रखेंगे 10.0.0.2 और मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर ये टेलनेट सर्विस इनेबल कर दूंगा। टेलनेट की सर्विस को इनेबल करूंगा इसके ऊपर। ये टेलनेट सर्वर है हमारा, ठीक है, दिस इज टेलनेट सर्वर। अभी देखना मैं इसको एक्सेस करता हूँ, डबल क्लिक करके इसको मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.1, नो शट, कॉन्फ़िगरेशन मोड। अभी मैं कमांड क्या दे रहा हूँ उसको बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर रहे, सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मैं क्विकली बस जो चीज़ें दिखाना है वो मैं फटाफट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 110.0.0.2, नो शट, डन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस लिंक को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, कैप्चर करता हूँ। मैं पे टीसीपी लिखता हूँ। क्या कोई टीसीपी का कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लाइंट मशीन से, मैं क्लाइंट मशीन से हूँ, क्लाइंट मशीन पे हूँ, मैं सर्वर को टेलनेट कर रहा हूँ। और टेलनेट क्या है बेसिकली? टेलनेट एक टीसीपी बेस्ड कनेक्शन है। अब टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। तो क्या होगा जब मैं इस क्लाइंट को, जब मैं क्लाइंट से टेलनेट करूंगा तो ये क्लाइंट क्या करेगा, एक सिन पैकेज जनरेट करेगा, एक सीक्वेंस नंबर होगा, वो सीक्वेंस में 0 भी हो सकता है, लेट्स से 0 होगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 0 होगा। मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ मैं, ताकि चीज़ों को वेरीफाई करवा सकूँ। ये क्लाइंट से जब मैं टेलनेट करूंगा तो ये क्लाइंट क्या करेगा, सिन पैकेज जनरेट करेगा। इस सिन पैकेट के अंदर सीक्वेंस नंबर क्या होगा, मे भी 0 हो सकता है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 0 होगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 23 होगा। ये पैकेट जाएगा सर्वर के पास, सर्वर ये 23 पोर्ट नंबर रन कर रहा है क्योंकि मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर एक सिन का क्या भेजेगा, इस सिन का सिन प्लस एग भेजेगा। अब इस सिन प्लस एग के अंदर सीक्वेंस नंबर इसका खुद का होगा, ये 0 भी हो सकता है, लेट्स से 0 कर देते हैं। और एक्नॉलेजमेंट नंबर, क्योंकि क्लाइंट ने एक्नॉलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर 0 लगा के भेजा था, तो क्लाइंट इस सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 देगा, और सर्वर क्या भेजेगा, इसकी एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, सिन प्लस एग, और इसमें भी सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 होगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 1 होगा। और ये तीन, जब ये तीन पैकेट एक्सचेंज हो जाएंगे तो इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। देखते क्या यही हो रहा है क्या? तो चलिए, टेलनेट 10.0.0.2, देखिए ऊपर के तीन पैकेट देखिए, टीसीपी टीसीपी टीसीपी। अब यहां पे ध्यान से गौर फरमाइए, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे 10.0.0.1 आईपी किसका है, क्लाइंट का है। 10.0.0.2 आईपी किसका, सर्वर का है। तो क्लाइंट ने सर्वर को एक टीसीपी का, क्लाइंट ने सर्वर को टीसीपी का एक सिन पैकेट भेजा, देख रहे हैं सिन, यस और नो। सीक्वेंस नंबर कितना भेजा इसने, 0। कौन से पोर्ट पे भेजा, 23 पोर्ट नंबर पे। ये वो 23 पोर्ट नंबर है, और ये सीक्वेंस नंबर 0 है, और कौन सा पैकेट है, सिन पैकेट है। अब सर्वर ने क्लाइंट को सिन प्लस एग भेजा, सीक्वेंस नंबर, सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 लगा के। क्यों भेजा, क्योंकि आपने सीक्वेंस नंबर 0 भेजा था, मैं उसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं। और सर्वर ने भी अपना सीक्वेंस नंबर भेजा 0,
तो क्लाइंट देखो क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है विद सीक्वेंस नंबर, सॉरी विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। तो यही चीज हो रही है कि सिन भेजा प्लस सिन प्लस एग भेजा फिर एग भेजा। अब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब देखो डेटा आ रहा है टेलनेट का। तो पहले ये 3 पैकेट एक्सचेंज होंगे, एनी टीसीपी बेस्ड कनेक्शन के अंदर पहले 3 पैकेट एक्सचेंज होंगे, और ये कनेक्शन बनने के बाद ही टेलनेट का डेटा आना शुरू हुआ। टेलनेट का डेटा बाद में आ रहा है, लेकिन पहले टीसीपी 3 वे हैंडशेक हुआ। अब एक और चीज देख लो, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, क्विट कर रहा हूं, और इसको स्टॉप कर रहा हूं, और वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ ये अभी और दिख रहा है इन्फॉर्मेशन, इसको हटा देता हूं पहले मैं, 1 मिनट। अभी देखना मैं क्या करूंगा, अभी फिर से इसको स्टॉप कर देते हैं और दोबारा से कैप्चर करते हैं। अब मैं इस सर्वर पे टीसीपी लिखता हूं मैं यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा, इस क्लाइंट से इस सर्वर को एसटीटीपी की रिक्वेस्ट भेजूंगा। एसटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है गाइस? 80 पोर्ट नंबर होता है। तो अब क्या होगा देखते हैं। तो जब मैं इस क्लाइंट से इस सर्वर को 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट करूंगा तो सिन पैकेट बनाएगा सीक्वेंस नंबर 0, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कितना यूज करेगा? 80। क्योंकि आपके सर्वर के पास कोई भी 80 पोर्ट नंबर, कोई भी एसटीटीपी की सर्विस चल नहीं रही है, तो ये क्या भेज देगा? एक रीसेट पैकेट भेज देगा विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है उसकी कि हाँ भाई मेरे को पैकेट जो था वो मिला तो आपका, लेकिन मैं ऐसी कोई सर्विस रन नहीं कर रहा हूँ, तो सॉरी बॉस। तो रीसेट का मतलब है कनेक्शन रीसेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 2 ही पैकेट एक्सचेंज होंगे, कोई 3 पैकेट नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। दिखाऊं क्या? चलो देखो, मैं टेलनेट ये चीज भी मैं टेलनेट करके दिखा रहा हूँ। टेलनेट करके ही होगा, टेलनेट 10.0.0.2, और मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। टेलनेट एक कमांड है जिससे मैं टेलनेट सर्विस भी ले सकता हूँ और मैं किसी दूसरे पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। तो मैंने लिखा टेलनेट सर्वर की आईपी, और मैं इस पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर्वर को 80 पोर्ट पे ऊपर। एंटर करो, आप देख सकते हो 2 पैकेट आ रहे हैं, सिन आ रहा है और रीसेट कनेक्शन आ रहा है। क्या मुझे कोई टीसीपी का 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लाइंट ने सर्वर को पोर्ट नंबर 80 के ऊपर एक सिन पैकेट भेजा विद सीक्वेंस नंबर 0 लगा के, सर्वर ने उस कनेक्शन को क्या कर दिया? रीसेट कर दिया। रीसेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपका सर्वर ऐसा कोई पोर्ट नंबर रन नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं पोर्ट नंबर 443 के लिए रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूं, ये भी कनेक्शन रीसेट हो गया। देखो अभी देखिए 443 के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, यहाँ पे देखिए 443 सिन भेजा, और सर्वर ने क्या बोल दिया? सॉरी बॉस, आई एम नॉट रनिंग एनी दिस सर्विसेज। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 80 पोर्ट नंबर है यानी एसटीटीपी की सर्विस है, मैं सर्वर पे अलाउ कर रहा हूं। अब देखना जब नेक्स्ट टाइम, अभी मैं दोबारा भेजूं, दोबारा से 80 पे भेजूं, दोबारा 80 पे भेजते हैं, वापस से देखो वही हुआ। 80 पोर्ट पे क्या रिक्वेस्ट रीसेट हो गया, फिर से भेजूं, फिर से रीसेट। यानी एवरी टाइम योर सर्वर इज रीसेटिंग द कनेक्शन बिकॉज सर्वर इज नॉट रनिंग दिस 80 सर्विसेज। आपका सर्वर ये सर्विसेज रन ही नहीं कर रहा है। अब मैं सर्वर पे जाता हूं और कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूं। मैं सर्वर पे गया, मैंने बोला आईपी एचटीटीपी सर्वर और आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल। मैंने सर्वर पे ये कमांड चला दिया। क्या चलाया बाद में बात, ये सब कुछ सिखाऊंगा लास्ट में। मैंने बस एचटीटीपी इनेबल कर दिया। अब देखना क्या होगा, अब आपका टीसीपी 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपके सर्वर पे पोर्ट नंबर चल रहा है। ओपन हो गया, और ये देखो टीसीपी का सिन पैकेट सिन गया, सिन एग गया और एग गया। ये देखिए 3 पैकेट देखिए, ये ना कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया ना। सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए सिन, सिन एग और एग, ये सिन पैकेट है, ये सिन एग गया और ये एक्नॉलेजमेंट है। पोर्ट नंबर 80 के लिए गया, रिक्वेस्ट आया। ये 3 पैकेट एक्सचेंज हुए कि नहीं हुए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दिस इज टीसीपी 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ। देन योर 80 पैकेट्स आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ
योर टीसीपी 3 वे हैंडशेक इज एस्टैब्लिश एवरी टाइम। आपका टीसीपी 3 वे हैंडशेक एवरी टाइम होगा जब जब आप कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, और अगर वो सर्विस आपके सर्वर पे चल रही होगी तो टीसीपी का 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका डेटा एक्सचेंज होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है चीजें, यस और नो? हाँ जी, चीजें को समझ पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो। यस यस सर। हाँ सर, आ रहा है सर। और एक एग्जांपल ले सकता है जिसमें सीक्वेंस नंबर 5 हो सकता है, लेट्स से इंस्टेड ऑफ 0 कैन यू टेक 5? नहीं नहीं, आप नहीं डिसाइड कर सकते। अच्छा अच्छा योर सिस्टम विल बी डिसाइड, योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी टेक अ डिसीजन। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं, 0 से हम स्टार्ट होगा, हम कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे देखो, डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कुड बी अ 0, इट कुड बी एनी नंबर। ओके सर, जस्ट थोड़ा विजुअलाइज के लिए, लेट्स से मेरा सिस्टम भेजा 5 फर्स्ट सीक्वेंस नंबर, हाँ। और एससी के बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, नहीं, तो वो रिप्लाई हाँ, में हाँ, एक मिनट जीरो होगा, ऐसे- लेकिन जो रिप्लाई हाँ। मिलेगा, जो सिन का जो हैक मिलेगा, उसमें सीक्वेंस नंबर वो- जो एग्रीमेंट नंबर वो 6 हो जाएगा। यस, और वो सिस्टम भी एक सीक्वेंस नंबर भेजेगा, राइट? बिल्कुल वो कुछ भी रैंडम सीक्वेंस नंबर आएगा, बिल्कुल। लेट्स से वो रैंडम सीक्वेंस नंबर लेट्स से 7, अब तो फिर ये से 8 क्लाइंट भेजेगा, 8 भेजेगा। एससी के भेजेगा 8 और सीक्वेंस नंबर भेजेगा 6, जी, करेक्ट? क्योंकि बिल्कुल। मेरा फर्स्ट सीक्वेंस नंबर 5 गया था, अब उसको सीक्वेंस में जा रहा है तो नेक्स्ट आएगा 6, राइट? जैसे आपने सिन भेजा विद सीक्वेंस नंबर लगा के हाँ। 5, तो मैं आपको हाँ। सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर 6 लगा के भेजूंगा। आपने Correct. 5 भेजा, मैं उसका 6 लगा के भेजूंगा, और मैं अगर 8 हाँ। लगा के भेज रहा हूँ तो आप मुझे 9 लगा के भेजेंगे। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू। गॉट इट? तो दिस इज योर टीसीपी 3 वे हैंडशेक। कोई डाउट है यहाँ पे? सबको क्लियर हुआ, यस और नो? कौन कौन है अभी क्लास में, मुझे भी नहीं पता। हाँ सर, सभी हो गया? क्लियर हुआ। यस सर। प्रवीण, विनायक, प्राची जी, आपका भी क्लियर हुआ? Yes. वेरी गुड, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू। कमलेश, आपको भी क्लियर हुआ? जेंसी जी, आपको? हाँ सर। सर इसी को पैकेट फ्लो कहते हैं कि ये सिर्फ टीसीपी का ये फ्लो TCP बता रहे थे? ये टीसीपी का फ्लो बताया, अभी पैकेट फ्लो बताया नहीं, अभी पैकेट फ्लो पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है। ये उसी का ही फ्लो का एक पार्ट है, कैन से इट। बट अभी हमने ओके। टीसीपी के 3 वे हैंडशेक को सिर्फ हमने फोकस किया, दैट्स इट। ठीक है, बाकी हम लोग कल ज्वाइन करेंगे और कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर, ऑलराइट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैं रिकॉर्डिंग Thank- अभी thank you, रात में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सर ये ग्रुप